गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। कंप्लीट पॉलिटी आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन था 1773 से लेकर के 1857 तक। उसके बाद 1857 की रिवॉल्ट होती है और उसके बाद यहाँ पर क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि सबसे पहले जो एक्ट लाया गया वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, इसके अंदर क्या था कि जो पहले गवर्नर हुआ करता था उसकी पोस्ट को हटा करके अभी गवर्नर जनरल बना दिया। आपको पता होगा जो पहले गवर्नर थे हमारे बंगाल के, वो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नाम याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो पहले गवर्नर थे। अब जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, तब गवर्नर की पोस्ट हटा करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो बना दिया जाता है। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो हमारे बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो बनते हैं। ही वॉज असिस्टेड बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द 4 मेंबर्स, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है 4 मेंबर्स की। ठीक है, इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है 1774 के अंदर, और सर एलिजा इम्फे जो है वो पहले चीफ जस्टिस बनते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 के अंदर आता है। अब पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या था, तो क्वेश्चन जो वहाँ पर आएंगे वो ये पूछेंगे कि आपको कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसके अंदर क्या हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके अंदर क्या हुआ, चार्टर एक्ट आए उनके अंदर क्या हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। उसके अंदर क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये बना दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या कर रहा था, पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए जो है एक बॉडी बना दी जाती है जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया जाता है कमर्शियल अफेयर्स को देखने के लिए, यानी कि पॉलिटिकल मैटर्स और कमर्शियल मैटर्स जो है दोनों के अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, उसके बाद 10 कंपनीज पोसेशन वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेशन, और कंपनी की पोसेशन को पहली बार यहाँ पर ब्रिटिश पोसेशन जो है वो बोला गया। अब हुआ क्या था कि 1773 के बाद से जो है यहाँ पे ब्रिटिश ने जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर जो है इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था कंपनीज के काम में। ठीक है, तो पहली बारी जो है जो कंपनीज की पोसेशन है उसको पहली बारी ब्रिटिश पोसेशन बोला गया। ये क्वेश्चन भी आता है पेपरों में। ठीक है, एंड द कमर्शियल विंग वाज हेडेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द पॉलिटिकल विंग हेडेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कमर्शियल काम जो है वो कौन देख रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल काम जो है वो देख रहे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये दो बॉडीज जो है यहाँ पर बना दी गई अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। उस टाइम पे जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, उनके नाम पर जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, और इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा। ठीक है, नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ द 1813, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली जो है, ट्रेड की मोनोपोली इंडिया के अंदर जो है वो खत्म कर दी जाती है। सिर्फ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जहाँ पर उनकी मोनोपोली जो है वो अलाउड होती है, जैसे कि टी में जो है वो मोनोपोली होती है इनके पास, टी में देते हैं, और साथ में चाइना के साथ ट्रेड में जो है उनको मोनोपोली अलाउड थी। मतलब वहाँ पर जो है सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही काम कर सकती थी, लेकिन इसके अलावा जो है ओवरऑल इंडिया के अंदर जो है इनकी मोनोपोली जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, मोनोपोली खत्म होने का मतलब ये है कि बाकी और कंपनीज आकर के भी यहाँ पर काम कर सकती है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ द 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ द 1833 आता है। इसके अंदर क्या था कि पहले हमने गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया, गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। अब क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हमने इसको बना दिया। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ द 1833 में इन्होंने एक सेंट्रलाइजेशन का काम किया। अब इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया इन प्लेस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। ठीक है, प्रेसिडेंसीज ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे वर टेकन अवे विद द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर्स एंड वर मेड द सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ द कलकत्ता। पहले कलकत्ता के अंदर और बॉम्बे के अंदर जो है वहाँ पर भी लेजिस्लेटिव पावर्स उनको दी गई थी, लेकिन अब जो है उनसे वो भी ले ली जाती है। मद्रास और बॉम्बे से उनकी प्रेसिडेंसीज जो है वो ले ली जाती है और उनको एक सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है टू द प्रेसिडेंसीज ऑफ कलकत्ता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया के, वो थे विलियम बेंटिक। अभी तक हमने 3 बंदे देख लिए। एक देख लिया हमने गवर्नर, जो पहले गवर्नर बने बंगाल के वो कौन थे, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, वो कौन बनते हैं, वारेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन बनते हैं, तो वो बनते हैं विलियम बेंटिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में। नेक्स्ट देखते हैं, दिस एक्ट कंप्लीटेड एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी एग्जिस्टेड बट इट बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस तरह से जो है क्या था कि कमर्शियल एक्टिविटीज जो थी वो एक तरह से खत्म हो गई थी कंपनी की। अब जो है यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसे रह गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ द 1853। चार्टर एक्ट ऑफ द 1853 आता है। इसके अंदर क्या था कि एक सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो यहाँ पर बनाई गई। इसके अलावा जो है यहाँ पर ओपन सिस्टम ऑफ द कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर इंडियंस को अलोक करने वाला कौन सा चार्टर था जिसके अंदर इंडियंस को सिविल सर्विसेज में अलोक किया गया, वो था चार्टर एक्ट ऑफ द 1853। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से चार्टर के अकॉर्डिंग जो है इंडियंस को अलोक किया गया सिविल सर्विसेज में, वो थे चार्टर ऑफ द 1853। और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ये पहले इंडियन बनते हैं जिन्होंने 1863 के अंदर जो सिविल सर्विसेज एग्जाम जो
है उनको क्वालिफाई करा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया जो है वो बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, बिकॉज ऑफ इट्स एफर्ट्स टू मॉनिटाइज द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उनको बोला जाता है फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि जब ये चार्टर एक्ट आता है 1853, इसके बाद जो है 1857 की रिवॉल्ट होती है, ठीक है। 1857 की रिवॉल्ट अपनी हिस्ट्री में पड़ी होगी, ठीक है। 1857 की रिवॉल्ट जो है उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगा लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। कंपनी को टोटली जो है उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 के अंदर। इस एक्ट को जो है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो भी बोला गया, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को देखिए अबॉलिश कर दिया गया, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। अबॉलिश द गवर्नर जनरल पोस्ट, गवर्नर जनरल की पोस्ट को भी अबॉलिश कर दिया गया। अब इन्होंने बनाया वाइसरॉय, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो हमारे पहले वाइसरॉय बनते हैं, ठीक है। पहले गवर्नर बनाए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए। अब इन्होंने क्या बनाया, अब इन्होंने बनाया वाइसरॉय, और पहले वाइसरॉय जो थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑल्सो क्रिएटेड न्यू ऑफिस। अब इन्होंने क्या किया, एक तो वाइसरॉय बनाए, साथ में एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी बनाए, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड 50 मेंबर काउंसिल टू असिस्ट हिम, ठीक है। मतलब एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए, ठीक है, और साथ में एक 15 मेंबर की काउंसिल थी जो इनको असिस्ट कर रही थी। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थे टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता था, ठीक है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो टोटली से खत्म हो गई है। अब सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर रूल कर रही है, ठीक है। तो ये कब हुआ, 1857 की रिवॉल्ट के बाद, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, उसके बाद से यहाँ पर क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर लग गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861। तो 1861 का जो एक्ट आता है इसके अंदर क्या था कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसको एक्सपैंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या था कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो है इन्होंने नॉमिनेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो 3 थे यहाँ पर जिनको लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया था, वो कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर धनकर राव, ठीक है। इन तीनों के नाम आपको याद रखने, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि किन 3 बंदों को जो है यहाँ पर नॉमिनेट किया था एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो आपको बताना है राजा बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर धनकर राव, ठीक है। उसके बाद न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बनाई इन्होंने बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के लिए और साथ में पंजाब के लिए, ठीक है। तो ये इन्होंने नई लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर बनाई। नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1892, ठीक है। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। इसके अंदर क्या था कि बजट को डिस्कस करने की जो है इन्होंने पावर दे दी यहाँ पर, ठीक है। पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट वाज गिवन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पावर थी कि वो बजट को डिस्कस कर सकते थे। इसके अलावा एक्सपेंडेड द काउंसिल्स एंड सम मेंबर्स कुड बी नॉमिनेटेड टू बोथ सेंट्रल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर क्या था कि काउंसिल्स को थोड़ा और एक्सपैंड किया गया और साथ में यहाँ पर कुछ मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए जा रहे थे सेंटर में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसके बारे में आपको पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी हैं और मिंटो जो है वो कौन है, वो है यहाँ पर कौन, वाइसरॉय, ठीक है। तो मिंटो जो है वाइसरॉय हैं और मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी है। द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60। अब यहाँ पर क्या था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसके अंदर जो मेंबर है वो 16 से लेकर के बढ़ा करके 60 कर दिए गए। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो पहले इंडियन बनते हैं जो एज ए लॉ मेंबर इलेक्ट होते हैं इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, नॉमिनेट किए जाते हैं वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पहले इंडियन, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहले इंडियन जो इलेक्ट होते हैं इन द इंडियन सिविल सर्विसेज वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद नहीं, वो थे हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर याद रखेंगे, ICS में इलेक्ट हुए हैं और ये पहले इंडियन है जो नॉमिनेट हुए हैं एज अ लॉ मेंबर इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। द कॉमन इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब जो मेन चीज़ जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर हुई थी 1909 के अंदर, वो ये हुई थी कि यहाँ पर इन्होंने कॉम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे फॉर द मुस्लिम्स के लिए। अब मुस्लिम्स को जो है यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दिया जाना था, ठीक है। मुस्लिम्स वर गिवन द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। हेंस मिंटो इज रेफर्ड टू एज अ फादर ऑफ द कॉमन इलेक्टोरेट जो है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मिंटो को जो है उनको बोला जाना लगा फादर ऑफ द कॉमन इलेक्टोरेट, ठीक है। कॉमन इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि अब क्या था, मुस्लिम्स जो है उनमें से ही कोई एक इंसान जो है वो जो है वो नॉमिनेट होगा और उसी को जो है मुस्लिम्स जो है वोट करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही होता है कि उनमें से ही एक बंदा जो है वो खड़ा होगा और उसी को जो है लोग जो है वोट करेंगे, ठीक है ना। तो मुस्लिम मेंबर ही उसको वोट करेंगे, जिताएंगे। तो इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। ओके, तो पहले यहाँ पर मुस्लिम्स को दिए जाने लगा 1909 के अंदर। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। इसको मैंटिग्यू क्लैम्सटोन रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है, मैंटिग्यू क्लैम्सटोन रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और ये इफेक्ट में आता है 1921 के अंदर। अब इसके अंदर क्या था कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे और लिस्ट जो थी वर इंट्रोड्यूस वेयर दे कुड फ्रेम लॉज इन द रिस्पेक्टिव लिस्ट। अब क्या थी, कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स आ गए और कुछ सेंट्रल सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। सेंटर पे जहाँ पे सेंट्रल कानून बनाएगी, प्रोविंशियल में जहाँ प्रोविंसेस जो है वो लॉज बनाएगी, ठीक है। कुड फ्रेम लॉज इन द रिस्पेक्टिव लिस्ट। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इन द ट्रांसफर एज द सब्जेक्ट। और जो प्रोविंशियल
प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक था ट्रांसफर्ड और एक था रिजर्व्ड। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वहाँ पे ये था कि जो वहाँ पर हेड होंगे, वो जो वहाँ पर हेड होंगे रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो अकाउंटेबल नहीं होंगे, ठीक है। और रिजर्व सब्जेक्ट में वो चीज़ें थी जहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं रिजर्व सब्जेक्ट की, कुछ एग्जांपल लेते हैं, रिजर्व में आ जाएगा जैसे कि इरीगेशन, ठीक है, जैसे कि पुलिस, ठीक है, जैसे कि लॉज, ये सारे जो है रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर थे। और यहाँ पर जो होते हेड होते थे वो कौन होते थे, वो ब्रिटिश मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है। लेकिन हम ट्रांसफर की बात की जाए तो ट्रांसफर के अंदर जो हेड होते थे वो कौन होते थे, वो इंडियन मिनिस्टर्स होते थे, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर सब्जेक्ट रखे गए। तो ये अकाउंटेबल थे टू द प्रोविंशियल, जो हमारी गवर्नमेंट होगी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, टू द गवर्नर जनरल ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यही डिफरेंस था ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर और रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है ट्रांसफर की भी और रिजर्व की भी, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इंट्रोड्यूस द बाइकैमलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन, एक तो बाइकैमलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, दूसरा डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब 1935 का एक्ट आता है, इसमें क्या था, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन। अब ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के लिए जो है यहाँ पर बात करी गई, एंड द प्रिंसली स्टेट्स जो है उनको भी यूनाइट करने की बात करेगी। लेकिन ये कभी भी द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग बिकॉज प्रिंसली स्टेट जो थे उन्होंने कभी भी ज्वाइन नहीं करा, ठीक है। तो ये बात करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। इसके अलावा जो है यहाँ पर डायची जो है अबॉलिश कर दी गई, प्रोविंसेस में डायची नहीं होगी, ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं होगी, जैसे कि ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट अलग अलग हो रहे थे। तो डायची जो है वो प्रोविंसेस में जो है उसका अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो लगा दी गई कहाँ पर, सेंटर में, ठीक है। तो बट इन सेंटर इट इंट्रोड्यूस द डायची, हाउएवर दैट नेवर केम इनटू बीइंग, और ये भी जो है वो नहीं लागू हो पाई, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर बाइकैमलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। बाइकैमलिज्म का मतलब होता है जैसे कि अपर हाउस होता है और लोअर हाउस होता है, ठीक है। बाइकैमलिज्म जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया और सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो देने की बात करेगी डिप्रेस क्लासेस को भी। अभी तक हमने पढ़ा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स को दिया जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पर जो है डिप्रेस क्लास जो थे उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की जो है वो बात करी गई इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यहाँ पर आपको पता होगा कि आरबीआई की जो एस्टैब्लिशमेंट होती है वो भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, और फेडरल कोर्ट जो है उसकी भी एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। ओके, जब हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है तो इसके अंदर जो है इसको पार्टीशन प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान भी बोला गया, और थर्ड जून प्लान जो है वो भी इसको बोला जाता था, वाज टू गिव इफेक्ट टू पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड एटलीस्ट डिक्लेरेशन टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस टू द नेशन, ठीक है। तो एटलीस्ट ने डिक्लेरेशन करी थी 20 फरवरी 1947 को। और इसके अलावा माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो उस टाइम पर हमारे वाइसरॉय थे, ये प्लान लेकर आते हैं और यहाँ पर जो है पार्टीशन हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग नेशन जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं। क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान, एंडेड द ब्रिटिश रूल खत्म हो जाता है, एंड ऑथराइज द टू इंडिपेंडेंट नेशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज टू फ्रेम देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। और इनको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाएगी अलग अलग, ताकि वो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल गॉट द रॉयल एक्सेंट ऑन 18 जुलाई 1947 को जो है यहाँ पर रॉयल एक्सेंट मिलती है, और 14 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है, और 15 अगस्त को जो है वो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आया। अभी तक जो है हमने पढ़ा वो पढ़ा इतिहास कि किस तरह से जो है यहाँ पर कंपनी रूल था, कंपनी रूल के बाद जो है यहाँ पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्राउन डायरेक्ट रूल करने लगा, और किस तरह से जो है यहाँ पर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। तो ये चीज़ें जो है ये हिस्ट्री का भी पार्ट है, और एक्चुअल में ये हमारी पॉलिटी में भी आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनता है, ठीक है। ओके, तो शुरुआत करते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो इट वॉज एम.एन. रॉय हु प्रपोज द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि आइडिया जो है वो किसने दिया था, तो एम.एन. रॉय जो है इन्होंने आइडिया दिया था 1934 के अंदर। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड एज पर द गाइडलाइंस सजेस्टेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन होती है। द मिशन वॉज हेडेड बाय द पैथविक लॉरेंस, इंक्लूडेड द टू अदर मेंबर्स स्टैफर्ड क्रिप्स एंड नेविल अलेक्जेंडर। तो पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फॉर्मेशन हुई थी वो किस प्लान के अंडर हुई थी, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हुई थी 1946 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो हेड थे इसके वो कौन थे, पैथविक लॉरेंस थे, और इसके अलावा दो मेंबर्स थे वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं टोटल स्ट्रेंथ जो थी असेंबली की वो कितनी थी, 389 जो है वो टोटल मेंबर्स थे इसके अंदर, ठीक है। और आफ्टर पार्टीशन जो है वो 299 ही रह गए थे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ये नॉमिनेटेड बॉडी थी या इलेक्टेड बॉडी थी, तो इसमें कुछ मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेटेड थे और कुछ मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं The elections to form the assembly took place in July-August 1946 and the process was completed by November 1946, ठीक है। तो 19 जुलाई अगस्त 1946 के अंदर जो है इस असेंबली के लिए इलेक्शंस होते हैं, और प्रोसेस जो है नवंबर 1946 के अंदर कंप्लीट होती है, और पहली मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर 1946 के अंदर होती है, एंड इट वाज अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स, ठीक है।
ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो यहाँ पर टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनते हैं असेंबली के फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। अब इसके अंदर क्या था कि जब ये असेंबली बनती है, इसकी पहली मीटिंग होती है जो उस टाइम पे जो है फ्रेंच प्रैक्टिस का मतलब ये है कि फ्रेंच के अंदर ऐसा होता है कि जब भी कोई पार्टी बनती है तो वहाँ का जो सबसे एल्डर पर्सन होता है, ठीक है, उसको जो है वहाँ पे हेड बनाया जाता है। तो उसी तरह से टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट जो है हमने सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको बनाया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको यहाँ पर परमानेंट प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बना दिया जाता है। और एच सी मुखर्जी जो है इनको जो है प्रेसिडेंट इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो सर बी एन राव जो थे उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बना दिया जाता है, ठीक है। असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे वो कौन थे? बी एन राव थे। 30 दिसंबर 1946 को जो है क्या करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच लेटर वेंट टू बिकम द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पर पास करते हैं जो बाद में जाकर के जो है प्रेम्बल बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर दिया जाता है 22 जनवरी 1947, ठीक है। तो इसको जो है ऑब्जेक्टिव जो है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसको कौन पास करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और लेटर जो है इसको प्रेम्बल बना दिया जाता है और इसको अडॉप्ट कब कर दिया जाता है? 22 जनवरी 1947, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, सारे डेट्स सारे नाम जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949 जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है रेटिफाई करती है इंडिया की मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी नेशन जो हैं वो ब्रिटिश के कंट्रोल में है उनको जो है कॉमनवेल्थ का पार्ट जो है बना दिया जाता है। तो इंडिया जो है वो भी एक कॉमनवेल्थ का पार्ट बन जाता है मई 1949 के अंदर। ऑल्सो इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है उसको अडॉप्ट कर दिया जाता है 24 जनवरी 1950। तो ये पूछा जाता है कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। और नेशनल फ्लैग को जो है हमने पहले ही अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। ओके, द असेंबली, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हमारी लक्ष्मीकांत के अंदर दिए गए हैं और वहीं से जो है ये शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो एक एक डेट को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर द असेंबली मेट फॉर 11 सेशंस टुक 2 years 11 month 18 days टू फ्रेम अप द फाइनल ड्राफ्ट। तो 11 सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टोटल लेती है और 12 years 11 month और 18 days लगते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। ओके, सर फॉर द 141 days इन टोटल एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड फॉर द 114 days। टोटल अमाउंट इनकर्ड वॉज अराउंड ₹64 लाख। 64 लाख जो है इतनी अमाउंट जो है यहाँ पर खर्चा होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। इसके अलावा जो असेंबली थी इसके अंदर 15 जो है वुमेन मेंबर्स भी थी, ठीक है। 15 वुमेन मेंबर्स थी जो बाद में जाकर के 9 हो जाती हैं आफ्टर पार्टीशन के बाद जो है सिर्फ 9 ही वुमेन यहाँ पर रह जाती है और स्टार्टिंग में जो यहाँ पर 15 वुमेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सम इंपॉर्टेंट कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव चेयरपर्सन आर एस फॉलो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। यूनियन पावर कमेटी जो है इसके हेड जो है जवाहरलाल नेहरू होते हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल होते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड होते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते हैं। रूल्स ऑफ द प्रोसीजर कमेटी के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। स्टीयरिंग कमेटी के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। फ्लैग कमेटी के हेड जो है वो होते हैं जेबी कृपलानी, ठीक है। द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो है ये मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे टोटल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो उसके चेयरमैन थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, सैयद मोहम्मद शहदुल्ला थे, एन माधव राव थे, टी डी कृष्णचारी थे। तो ये मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ड्राफ्टिंग कमेटी से क्वेश्चन आता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो फाइनल ड्राफ्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949। यही डेट जो है वो हमारे प्रेम्बल में भी दी गई है। उस टाइम पे इसके अंदर 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ करते थे, ठीक है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने कौन सी कंट्री से या कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसे हमने फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है मैक्सिमम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ द लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, ये सब जो है ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। इसके अलावा प्रेम्बल जो है वो भी हमने यूएसए से ही लिया है क्योंकि यूएसए जो है वो पहली कंट्री है जिसका कंट्री का प्रेम्बल था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल था। तो प्रेम्बल भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है।
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSPs लिए हैं, आयरिश यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है DPSPs, द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेजिटिंग ऑफ द रेजिडरी पावर जो होती है वो सेंटर के पास होगी, ये भी कनाडा से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, स्टेट गवर्नर को सेंटर अपॉइंट करेगा, ये भी कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा एडवाइस जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड द जॉइंट सिटिंग जो है वो भी हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। इसके अलावा बात करते हैं वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी, जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया हुआ है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, ये हमने जर्मनी से लिया है। USSR की बात की जाए तो यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है, आइडिया ऑफ द जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, और एक प्रेम्बल के अंदर ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये हमने USSR से लिए हुए हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया है, ठीक है, और ये वर्ड्स जो हमारे प्रेम्बल के अंदर है ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है हमने प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ से लिया हुआ है, एंड द इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स की इलेक्शन जो है वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो बोरो करी हैं। बात करते हैं प्रेम्बल के बारे में, ठीक है। प्रेम्बल का मतलब क्या होता है, द प्रेम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक समरी जो होती है हमारे, आपको पता है कि इंट्रोडक्शन जो है वो हमें दी जाती है, हमारे कोई भी बुक है उसके पहले दिया जाता है कि हाँ ये समरी है, तो वही प्रेम्बल जो है वो क्या है, हमारी इंट्रोडक्शन है, या फिर हम प्रीफेस कह सकते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहला था जिसका फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रेम्बल, ठीक है, प्रेम्बल मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहाँ पर है एन ए पाखीवाला जो है, इन्होंने कहा था कि ये जो प्रेम्बल है दिस इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है। द प्रेम्बल इज समवॉट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मैंने आपको बताया कि 13 दिसंबर को जो है यहाँ पर क्या किया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको मूव किया गया था बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 22 जनवरी जो है उसको अडॉप्ट कर दिया गया था। तो उसी से जो है उसी को जो है थोड़ा सा एनहांस करके जो है इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेम्बल जो है वो बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। The preamble has been amended only once so far, that is by the 42nd Amendment Act 1946, ठीक है। हमारा preamble जो है उसको सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है by the 42nd Amendment Act 1976, जिसमें हमने सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने preamble के अंदर जो है वो ऐड करे थे, ठीक है। तो preamble reveals 4 ingredients और कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब preamble जो है वो क्या रिवील करता है, द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले वो रिवील करता है कि सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। द preamble states that the constitution derives its authority from the people ऑफ द इंडिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमने आपको पता होगा कि प्रेम्बल की जो पहली लाइन है वो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है खुद को जो है ये ओके तो प्रेम्बल में जो है ये दिया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू अवर सेल्स, तो इसलिए जो है यहाँ पर बात किया गया है कि सोर्स जो है वो कौन है, सोर्स जो है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन है, फ्रॉम द पीपल ऑफ द इंडिया। नेचर ऑफ द इंडिया स्टेट जो है वो क्या है, हमारी सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। हमारी स्टेट जो है वो सॉवरन है, यानी कि कोई भी बाहर वाली कंट्री जो है वो यहाँ पर आकर के कोई फैसला नहीं ले सकती। सोशलिस्ट है, यानी कि हम लोग जो है समाज के लिए काम करेंगे। सेकुलर है, यानी कि हर एक रिलीजन जो है वो इक्वल है। डेमोक्रेटिक है, यानी कि लोकतंत्र है, ठीक है। और रिपब्लिकन है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमारे कौन है, वो इलेक्टेड है, वो नॉमिनेटेड नहीं है, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ डेट ऑफ अडॉप्शन दी गई है 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया गया था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहिए कि बेरुबरी यूनियन केस हुआ था 1960 के अंदर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल जो है इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेरुबरी केस में बोला गया था कि प्रेम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है एंड दस कैनॉट बी अमेंडेड, ठीक है। उसके बाद केशवनाथ भारती केस होता है हमारा 1973 के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है रिजेक्ट कर देता है अपने जो अर्लियर ओपिनियन को और कहता है कि प्रेम्बल जो है इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड कैन बी अमेंडेड, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या होता है कि हमारे प्रेम्बल को जो है अमेंड किया जाता है, और फर्स्ट अमेंडमेंट जो है कब होती है, 42nd अमेंडमेंट होती है हमारी 1976 के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कहते हैं द प्रेम्बल इज नीदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। प्रोविजंस इन द प्रेम्बल आर नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट
इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ है एंड दैट इज इट इज़ नॉट जस्टिसेबल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से हमारे आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 1 से 4 जो है और पार्ट नंबर 1 के अंदर जो है वो आते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 1 एंड 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 जो है वो कहता है कि इंडिया जो है दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इंडिया जो है उसको बोला जाता है भारत एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यूनियन ऑफ द स्टेट्स है हमारे इंडिया जो है वो, इट इज़ ए यूनियन ऑफ द स्टेट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 2 की। आर्टिकल नंबर 2 जो है एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ द इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स और सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 2 के अंदर दिया जाता है कि किसी भी पार्ट को जो है वो हम लोग जो है किसी भी पार्ट को जो है वो हम लोग क्या बना सकते हैं, अपनी कंट्री का जो है वो पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। दस द आर्टिकल नंबर 2 ग्रांट्स टू पावर्स टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को 2 पावर देता है, क्या, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, एक न्यू स्टेट हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, हमारी एडमिट कर सकते हैं। द पावर टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट, न्यू स्टेट्स बना भी सकते हैं और नई स्टेट जो है वो हमारे कंट्री के साथ जो है वो एडमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 3 जो है वो कहता है रिलेट्स टू द फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ द इंडिया। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल नंबर 3 deals with the internal readjustment, okay, of the territories of the constituent states of the India, ठीक है। तो that is the difference between आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल नंबर 2 जो है उसमें होता है कि हम किसी नई स्टेट को जो है वो अपनी कंट्री के साथ एडमिट कर सकते हैं, ठीक है, नई स्टेट बना सकते हैं एक नए एरिया में जाकर के। लेकिन आर्टिकल नंबर 3 के अंदर दिया जाता है कि एक एग्जिस्टिंग स्टेट है, जैसे कि हमारे पास आंध्र प्रदेश थी, उसे अलग होकर के 2014 में तेलंगाना अलग हो गया और आंध्र प्रदेश अलग हो गई। ये हमने क्या किया कि इंटरनल एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट करी, तो इसको ये आर्टिकल 3 का पार्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ सम कमिटीज दैट वर इंपॉर्टेंट इन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन के अंदर जो है रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कमिटीज़ जो है वो बनाई गई थी। धर कमीशन बनाई गई थी, जेवीपी कमीशन, फजल अली कमीशन बनाई गई थी एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फर्स्ट वन वाज इन 1956 के अंदर जो है ये पहली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हमारी बनाई गई थी। न्यू स्टेट्स दैट वर क्रिएटेड आफ्टर 1956 वाज विद ईयर, तो यहाँ पर बात करेंगे हम कौन कौन सी नई स्टेट जो है वो बनती है। जब हमारा देश आज़ाद होता है उस टाइम पे जो है सारे जो है पहले आपको पता होगा कि यहाँ पर मद्रास हुआ करता था, बॉम्बे हुआ करता था और बाद में जाकर के जो है हमने नई नई स्टेट्स बनाई, ठीक है। और जो हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमने 14 स्टेट्स बनाई थी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो बनता है 1960 के अंदर। बॉम्बे पहले एक स्टेट होती थी पूरी और बॉम्बे को बाइफरकेट करके महाराष्ट्र बनाया और गुजरात बनाया, ठीक है। ओके, मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में चले गए, गुजरात में जो है गुजराती पीपल जो है वो चले गए, ठीक है। उसके बाद गोवा, दमन, दीव, इंडिया एक्वायर्ड दीज 3 टेरिटरीज फ्रॉम द पोर्तुगीज बाय मीन्स ऑफ द पुलिस एक्शन। पुलिस एक्शन से हमने गोवा को, दमन एंड दीव को जो है वो एक्वायर किया फ्रॉम द पोर्तुगीज इन 1961 एंड दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए यूनियन टेरिटरी। इनको पहले 12th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है इनको सबसे पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, दमन दीव को भी और गोवा को भी, ठीक है, 1962 के अंदर। लेटर जो है 1987 के अंदर गोवा को जो है स्टेटहुड मिल जाती है, ठीक है। गोवा भी हमारे पास स्टेट है, तो 1987 में गोवा को स्टेटहुड मिल जाती है। नागालैंड को जो है 1963 के अंदर जो है वो स्टेट बना दिया जाता है। हरियाणा और चंडीगढ़ जो है, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश जो है इनको 1966 के अंदर बना दिया जाता है, ठीक है। ओके, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जो है 1972 के अंदर बनते हैं। सिक्किम जो है उसको 1974-75 के अंदर पार्ट बनाया जाता है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा को 1987 के अंदर। छत्तीसगढ़ जो है, उत्तराखंड और झारखंड जो है 2000 के अंदर जो है वो एक नई स्टेट बन जाते हैं अलग। एंड नाउ मोस्ट रिसेंटली जो है वो कौन सी है, तेलंगाना है। तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 के अंदर जो है वो हमारी न्यू स्टेट बन जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि जम्मू कश्मीर जो है वो पहले पूरी स्टेट थी, अब इनको जो है 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया गया। 31 अक्टूबर को जो है 31 अक्टूबर को जो है हमने JNK जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बना दी और लद्दाख जो है वो एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी, ठीक है। और इसके अलावा जो है 2020 के अंदर जो है क्या होता है कि ये 2019 की बात है जब JNK को बाइफरकेट किया गया था। 2020 के अंदर क्या होता है कि दमन एंड दीव जो है, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली जो है इन दोनों को भी जो है यूनियन टेरिटरीज को जो है मर्ज कर दिया जाता है। और एट प्रेजेंट जो है इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है वो क्या आता है, सिटीजनशिप जो है वो हमारा पार्ट नंबर 2 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 55 से लेकर के 11 तक आ जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डिनाइज टू द सेम टू द एलियंस, ठीक है। अब ये जो फॉलोइंग राइट्स है 15, 16, 19, 29, 30 कौन से ये आर्टिकल्स हैं ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो आर्टिकल्स है ये हमारे सिर्फ सिटीजन्स को दिए जाते हैं, एलियंस को नहीं दिए जाते, मतलब कि जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, उनको जो है ये आर्टिकल्स नहीं प्रोवाइड हैं। ये किसको प्रोवाइड है, टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ राइट
टू वोट इन द इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट टू वोट जो है वो भी सिर्फ सिटीजन्स को है. राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट बनने के लिए, का मेंबर बनने के लिए जो है ये राइट भी सिर्फ सिटीजन्स को है. एलिजिबिलिटी टू होल्ड द सर्टेन पब्लिक ऑफिस जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सारे जो है राइट्स किसके पास है, ये सब राइट्स जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया के पास है. आर्टिकल नंबर 5 से 8 तक जो है वो सिटीजनशिप से डील करते हैं ऑफ द इंडिविजुअल हु बिकम सिटीजन ऑफ द इंडिया एज ए कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आफ्टर दीज ऑल्सो दीज आर्टिकल्स टेक इन टू अकाउंट माइग्रेशन ऑल्सो. ठीक है, 5 से 8 आर्टिकल जो है ये बात करते हैं किस तरह से कोई इंसान जो है वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है. ठीक है, और इसके अलावा जो है ये आर्टिकल्स बात करते हैं माइग्रेशन इशूज़ के बारे में भी. नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़ वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट. ठीक है, तो याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 9 के अंदर ये दिया गया है कि कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का अगर वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन नहीं रह जाता. ठीक है, ओके. उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट. Okay, every person who is one second. Okay, so every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provision of any law made by the parliament. ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 10 के अंदर दिया गया है कि हर एक सिटीजन जो है वो इंडिया का सिटीजन रहेगा और हर एक जो है डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, ओके. तो पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप. आर्टिकल नंबर 11 के अंदर दिया गया है, तो ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देखती है सिटीजनशिप के सारे मैटर्स को. ठीक है, हैंस द पार्लियामेंट एनेक्टेड सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है ये एक्ट जो है पार्लियामेंट ने लाया था, विच हैज़ बीन अमेंडेड इन 1986, 1992, 2003, 2005 एंड मोस्ट रिसेंटली 2015 में भी इसको अमेंड किया गया. द अमेंडमेंट बिल 2016 इज स्टिल पेंडिंग थ्रू. ये अभी नहीं है, अभी तो ये पास हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो है वो आ गई है. आई थिंक ये नोट्स जो है वो पुराने हैं. ठीक है, तो ये इतनी बार जो है इसको अमेंड किया गया है और ये इसके अंदर जो है जो सिटीजनशिप जो है वो डिफाइंड है और 5 तरीके हैं जिससे इंडिया के अंदर जो है आप सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर सकते हैं. बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय एक्विजिशन ऑफ एनी अदर टेरिटरी इन द इंडियन यूनियन. तो ये 5 तरीके हैं जैसे आप सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर सकते हैं. और लॉस ऑफ सिटीजनशिप के जो है वो 3 हैं. टर्मिनेशन हो जाए, रिनंसिएशन या फिर डेप्रीवेशन से जो है या आपकी सिटीजनशिप जो है वो लॉस हो सकती है. इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द सिंगल सिटीजनशिप. ठीक है, और इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है. हमने देखा था सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो हमने ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. ए पर्सन रजिस्टर्ड एज PIO कार्ड होल्डर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स स्कीम्स डेटेड 19/8/2002 जो है PIO जो है एज ए कार्ड होल्डर जो है वो भी रजिस्टर हो सकता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. OCI जो है वो होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर दिया गया है. OCI स्कीम इज ऑपरेशनल फ्रॉम द 2/12/2005 से जो है ये ऑपरेशनल हुई है. नाउ बोथ द स्कीम्स हैव बीन मर्ज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द 9 जनवरी 2015 जो है इन दोनों स्कीम्स को जो है वो मर्ज कर दिया गया है, OCI को भी और PIO जो है इन दोनों को भी. ठीक है, उसके बाद इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे जा करके. अभी सिर्फ आप एक ओवरव्यू देखो. ठीक है, ओके. नाउ देखते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में. नाउ फंडामेंटल राइट्स जो है और फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज राइट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट एनी लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर इन द कंट्री वुड बी डिक्लेयर एज नल एंड वाइड इफ इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो फंडामेंटल इनको इसलिए बोला जाता है कि कोई भी ऐसा लॉ अगर हमारे लेजिस्लेचर के अंदर पास होता है जिसकी वजह से जो है हमारा जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे होते हैं तो उसको जो है हम लोग नल एंड वाइड जो है वो मानेंगे उसको. ठीक है, इफ एनी ऑफ दीज राइट्स आर वायलेटेड द इंडिविजुअल अफेक्टेड इज एंटाइटल्ड टू मूव द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फोर्समेंट. ठीक है, किसी भी ऐसे लॉ से अगर किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वायलेट हो रहे हो तो ही हैज़ अ राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट. ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए. ओके, ऑफ द राइट्स हाउएवर द राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड कैन बी कटेल ड्यूरिंग द इमरजेंसी. लेकिन ये जो आपको ये भी जानना होगा कि हमारे राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है और ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है वो आपसे फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाते हैं. ओनली आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21 जो है ये 2 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपसे नहीं लिए जाते. बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपसे ले लिए जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी. अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में. फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं. फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन. मैग्ना कार्टा का मतलब होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो. ठीक है, तो फोरमोस्ट हो. तो मैग्ना कार्टा जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो है वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो बोला गया है. द कंसेप्ट जो है वो हमने US बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है. अर्लियर नोन एविडेंस ऑफ द राइट्स वर ऑल्सो प्रेजेंट द एशियन इंडिया ईरान. तो पहले जो है फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट जो है हमें एशियन इंडिया में भी ईरान में भी देखने को मिलता है. द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. को फंडामेंटल इसलिए बोला गया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स की और एज वेल एज उसको प्रोटेक्ट करने का जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, विच दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. ओके, दे आर फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस दैट दे आर द मोस्ट एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट
डेवलपमेंट, मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिट ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए भी फंडामेंटल राइट ज़रूरी हैं, चाहे वो मटीरियल है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल है, चाहे मॉरल है, चाहे स्पिरिट है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। नाउ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड 7 फंडामेंटल राइट्स, हाउएवर आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिपील्ड एंड नाउ ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले जो है स्टार्टिंग में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 होती है, जिसके बाद जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो है राइट हमारा 300A का पार्ट बन जाता है, और अब ये हमारे पास एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है। ठीक है, ओके, याद रखेंगे इसको। फॉलोइंग आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 के अंदर जो है वो दिया गया है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल नंबर 13 द लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट नंबर 3, और फंडामेंटल कौन से लॉज जो है वो इनकंसिस्टेंट है विद द पार्ट नंबर 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स। नाउ बात करते हैं फॉलोइंग इज द सेग्रीगेशन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो शुरू होती है। फॉलोइंग इज द सेग्रीगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है ये जो है हमारे आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक आते हैं, सब डीप में पढ़ेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 14 के अंदर आता है कि इक्वालिटी होगी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ होगा आपका। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 2 जो है वो कहता है पार्ट नंबर बी जो है इसका, यानी कि ये 14 आ गया। अब बात करेंगे 15 के बारे में। ये 15 आर्टिकल आ गया हमारा। 15 आर्टिकल जो है वो कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रेस, कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ, किसी भी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल नंबर 15। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी आपको। ठीक है, रिजर्वेशन जो है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जो है ऐसे आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एवरीवन इज़ फ्री टू फिल एनी फॉर्म। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी की पूरी इक्वालिटी है। एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ द प्रैक्टिसेस। अनटचेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 के अंदर दिया गया है एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह का जो है टाइटल जो है वो नहीं, मतलब आप किसी भी तरह का टाइटल जो है वो आप नहीं एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कंट्री आपको कोई टाइटल देना चाहती है, आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन से नहीं एक्वायर कर सकते। एबोलिशन टाइटल्स नहीं, आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते कि कोई भी टाइटल अगर आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो वो नहीं लगा सकते एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड एकेडमिक। मिलिट्री लगा सकते हैं, एकेडमिक लगा सकते हैं, जैसे कि PhD आप डॉक्टर लगा सकते हैं अपने आगे। ठीक है, मिलिट्री आपके आगे कैप्टन वगैरह जो है, ये कुछ भी मिलिट्री अगर कोई टाइटल है वो लगा सकते हैं, एकेडमी लगा सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा जो है आप कोई भी तरह का जो है टाइटल नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 जो है वो राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर 6 राइट्स के बारे में बात करेगी। यू हैव द राइट ऑफ द यू हैव द फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कुछ भी बोल सकते हैं, आपके पास बोलने का हक है, एक्सप्रेशन का हक है, असेंबली का हक है, आप असेंबल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन विदाउट आर्म्स। एसोसिएशन का आपके पास राइट है कि आप आपके पास फ्रीडम है कि आप एसोसिएट हो सकते हैं, आप लोग एक अपना ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मूवमेंट यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट। यू कैन गो एनी वेयर इन द कंट्री। ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। यू कैन रिजाइड एनी वेयर इन द कंट्री। फ्रीडम ऑफ द रेजिडेंस है, फ्रीडम ऑफ द प्रोफेशन है, किसी भी तरीके का आप काम कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, पर लीगल होना चाहिए काम, कोई इलीगल काम नहीं कर सकते आप। उसके बाद कहते हैं हम यहाँ पर आर्टिकल नंबर 20 के बारे में। आर्टिकल नंबर 20 जो है ये बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। ठीक है, तो उनके जो राइट्स होते हैं उनके बारे में बात करता है कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो आपके पास क्या राइट होंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर कुछ राइट्स जो है वो आते हैं आपके। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये सिर्फ ये 2 राइट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21 जो है, ये दोनों राइट्स जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी भी आपसे नहीं लिए जाते। जीने का हक तो आपको हर हालत में है। यू हैव द राइट ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ आर्टिकल नंबर 21A जो है ये हमारा 86th अमेंडमेंट हुई थी 2002 के अंदर जो है ये ऐड किया गया था 21A। तो राइट ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती है, एक आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होता है पुनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि किसी आपने कोई क्राइम करने वाले हैं, आपको पहले ही अरेस्ट कर दिया जाए। ठीक है, और ये कहता है पुनिटिव आफ्टर क्राइम आपको अरेस्ट करना। तो ये कुछ राइट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, तो आपको हर एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए टिप्स पे। फिर बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल नंबर 23-24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है, जिसमें आता है प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, ये नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को फोर्स्ड लेबर, आप किसी से काम नहीं करवा सकते। और दूसरा जो है ट्रैफिकिंग जो है होती है ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन द फैक्ट्रीज के अंदर जो है बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करेंगे अंडर आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, ओके, नाउ फ्रीडम ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। आर्टिकल नंबर 25 से 28 जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 25 फ्रीडम ऑफ द कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिसेस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। किसी भी तरह के आप प्रोफेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह का रिलीजन आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो ये दिस इज ऑल अप टू यू। ठीक है, तो आपके पास ये सारे राइट हैं। नाउ फ्रीडम ऑफ द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है आर्टिकल नंबर 26 के अकॉर्डिंग। उसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है, किसी भी रिलीजन को प्रमोट
अफोर्ड करने के लिए यू हैव फ्री फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, आर्टिकल नंबर 27, एंड फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपके पास राइट है कि आप जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को आप अटेंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, दिस इज ऑल अप टू यू। तो यू हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर 4 आर्टिकल आते हैं 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कल्चर एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंदर जो है वो आते हैं हमारे कल्चर एंड एजुकेशन राइट, ठीक है। तो 29 जो है वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ द मिनॉरिटीज। तो ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि आर्टिकल नंबर 29 के अंदर किस चीज़ की प्रोटेक्शन की बात करी है, तो लैंग्वेज की, स्क्रिप्ट की और कल्चर की बात करी है, मिनॉरिटीज़ जो हैं उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है यहाँ पर। और आर्टिकल नंबर 30 जो है वो कहता है राइट ऑफ द मिनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। के पास राइट है कि मिनॉरिटीज़ जो है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर सकती है, उसको एडमिनिस्टर कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोला गया है, ठीक है। दैट इज अ राइट ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। नाउ राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपके राइट्स जो है वायलेट होते हैं, यू हैव आर्टिकल नंबर 32 टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके राइट वायलेट हो रहे हैं, और आप 5 तरह की रिट्स जो है जिनको आप वहाँ पर जाकर के आप उनको जारी करवा सकते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट जाकर के। तो बात करेंगे हेबस कॉर्पस है। हेबस कॉर्पस का मतलब होता है कि अगर हेबस कॉर्पस का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान को इलीगली डिटेन किया गया है, चाहे वो पॉलिटिकल, चाहे वो पब्लिक बॉडी है या फिर प्राइवेट है, कोई भी है, तो उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ जो है हेबस कॉर्पस जो है वो रिट जारी की जा सकती है। क्योंकि हेबस कॉर्पस में क्या है कि अगर किसी ने इलीगली डिटेन किया गया है, तो अगर आप हेबस कॉर्पस लगाएंगे तो आपको, तो उस इंसान को जो है वो उनको अपेयर करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयर है और वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो हायर अथॉरिटीज़ है वो उनको क्या कर सकती है, वो जैसे हाई कोर्ट जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको ऑर्डर कर सकता है कि आप अपना काम करें यहाँ पर, ठीक है। तो हाई कोर्ट भी जारी करता है रिट और सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, दोनों के पास आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है 226, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो रिट्स जारी कर सकता है, ठीक है। ओके, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट करना किसी को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई हायर कोर्ट जो है वो चाहता है कि लोअर कोर्ट कोई केस ना ले, तो उनको मना कर सकता है कि प्रोहिबिट कर सकता है कि आप ये काम ना करें, ठीक है। उसके बाद सर्च्योरी का मतलब होता है, सर्च्योरी का मतलब होता है कि 1 सेकेंड, सर्च्योरी में ये होता है कि टू क्वैश द ऑर्डर। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है, टू क्वैश द ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा केस है जिसको चाहता है कि हायर कोर्ट चाहता है कि मैं उसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो वो उनको बोलेगा कि या तो आप मुझे ट्रांसफर कर दो या तो फिर इसको क्वैश कर दो, ठीक है। उसका क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो क्यो वारंटो के अंदर क्या आता है कि अगर आप ये सिर्फ पब्लिक जो सर्वेंट होता है उसके लिए ही आप लगा सकते हैं क्यो वारंटो, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही लगा सकते हो कि जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको डाउट है कि ये इंसान जो है इलीगली इस पोजीशन पे है, ये यहाँ पर नहीं डिजर्व करता है, या फिर ये इंसान जो है वो किसी और की जगह पर है, तो आप उसके खिलाफ क्यो वारंटो लगा सकते हो, ठीक है। तो क्यो वारंटो वो उनसे पूछेंगे कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर हियर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 33 जो है दैट इज डील्स विद द आर्टिकल नंबर 33 डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 33 जो है वो डील करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 34 जो है वो मार्शल लॉ के साथ डील करता है, ठीक है। मार्शल आर्ट के अकॉर्डिंग जो है उस टाइम पे कौन से जो है लॉज जो है वो एप्लीकेबल होंगे, पर मार्शल लॉ जो है वो कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 35 की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 35 जो है द डील्स विद द लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड टू डील विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो कौन से डील्स विद द लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड टू फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करने के लिए कौन से लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड होते हैं, वो सब चीज़ें बात करते हैं। और फंडामेंटल राइट्स, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को दिए गए हैं। वो है हमारे 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। 15 जो है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 जो है वो हमारा आता है कि फ्रीडम ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर आता है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है 16 के अंदर। 9 के अंदर जो है वो आपको फ्रीडम दी जाती है ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अलॉट ऑफ द फ्रीडम 6 फ्रीडम्स है यहाँ पर टोटल। 29 के अंदर जो है ये दिया जाता है कि टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ द मिनॉरिटीज, एंड 30 वाला जो है वो कहता है कि मिनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे जो है राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन से ऐसे राइट्स हैं जो हमारे बोथ सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स को दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी वाला, 20 वाला जो है ऑफेंसेस वाला, 21 जो आ गया राइट टू लिबर्टी, 21 एलिमेंट्री एजुकेशन, 22 जो है वो हमारा बात करता है फोर्स लेबर के बारे में, 23 जो है वो बात करता है हमारा 22 जो है वो हमारा बात करता है डिटेंशन के बारे में, 23 जो है वो बात करता है हमारा फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, 24 जो है वो बात करता है हमारे यहाँ पर चाइल्ड लेबर के बारे में, 25 से 28 तक जो है ये हमारे रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल्स है। तो ये सारे आर्टिकल्स, ये सारे राइट्स जो हैं ये हमारे सिटीजन्स को भी दिए जाते हैं एज वेल एज हमारे नॉन सिटीजन्स को भी दिए जाते हैं, ठीक है। ओके, कोई बाहर से यहाँ पर फॉरेनर आएगा उनको भी ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड होंगे, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 4 के बारे में। पार्ट नंबर 4 जो है वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। पार्ट नंबर 4 में आर्टिकल नंबर 51 ए जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर 11 हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात नहीं की गई थी, लेकिन ये आइडिया जो है वो हमने सोवियत यूनियन से लिया। लेकिन अभी जो है रशिया के पास भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। अब जापान जो है सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जिसके पास एक्सक्लूसिव चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज। इन 1976 के अंदर क्या होता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है सिटीजन्स की जो है वो ऐड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 2002 के अंदर जो है एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की जाती है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ऐड करी गई थी बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड करी गई थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी और वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंदिरा गांधी 1975 के अंदर, ठीक है। ओके, और यहाँ पर जो है इन्होंने रिकमेंड करा था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए और अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं मानता है तो उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जो है पनिशमेंट का पार्ट जो है यहाँ पर नहीं रखा, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर लगा दी गई फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। एक न्यू पार्ट यहाँ पर डाला गया 4A और एक न्यू आर्टिकल 51A जो है वो यहाँ पर डाला गया। 42nd अमेंडमेंट हुई थी हमारी 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 के अंदर। 10 ड्यूटीज़ जो है यहाँ पर ऐड करी गई थी और बाद में जो है अभी तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 86th अमेंडमेंट हुई थी 2002 के अंदर जो है उसके अंदर उसको ऐड किया गया था, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी है, ठीक है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, wait a second, okay, to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag, national anthem, हमने सबकी जो है वो क्या करनी है, उनके साथ उनकी रिस्पेक्ट करनी है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमें बिल्कुल ही क्या रहना है, सही रहना है, उनको अबाइड करना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, उसको मानना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम, ठीक है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड among all the people of the India, transcending the religious, linguistic, and the religion and the sectional diversities, and to renounce the practices derogatory to the dignity of the woman, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture, to protect and improve the natural environment, including the forests, lakes, rivers, and wildlife, to have the compassion for the living creatures, ठीक है, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of the inquiry and in reform, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में होंगी तो आप एक बेटर इंसान, बेटर सिटीजन बन पाएंगे। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब द वायलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू द हायर लेवल्स ऑफ द एंडेवर एंड अचीवमेंट्स, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन, ये हमारी लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटी है जो 86th अमेंडमेंट में डाली गई थी। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन फॉर द चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ द 6 to 14 ईयर्स, दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। तो ये हमारी फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो याद रखिए फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में है, 21A के अंदर जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। अब बात करते हैं DPSPs के बारे में, यानी कि डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो DPSP जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से ही थे। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो DPSPs के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन DPSPs के बारे में बात करता है। इसको नोबल फीचर्स जो है वो बोला गया है और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। और आयरलैंड ने इसको स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो सिमिलर टू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस मेंशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेंशन थे वही जो है वो उसी तरह से सिमिलर है हमारे DPSPs, ठीक है। नाउ टुगेदर विद द फंडामेंटल राइट्स देयर इज द कॉन्साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स प्लस द DPSPs टुगेदर दे आर कॉल्ड एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखेंगे। नाउ DPSPs denote the ideals that the state should keep in mind while formulating the policies and enacting laws. These are the constitutional instructions or recommendations to the states in legislative, executive and administrative matters. तो ये DPSPs जो है वो क्या है कि ये एक ऐसे आइडियल्स है जो स्टेट को अपने दिमाग में रखने चाहिए जब वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं या लॉज बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस जो है, रिकमेंडेशंस जो हैं, ये क्या हैं, ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं टू द स्टेट, ठीक है। स्टेट के लिए है, इनके मैटर्स में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए जो है उनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है एज ए काम करते हैं ये, ठीक है। द DPSPs constitute a very comprehensive economic, social and political program for the modern democratic state. They aim at realizing the high ideals of the justice, liberty, equality and fraternity as outlined in the preamble of the constitution. They embody the concept of the welfare state. welfare state की ये बात करते हैं, justice, liberty, equality, fraternity की ये बात करते हैं DPSPs, ठीक है। Okay, now the directive principles are not justiciable nature. पहली बात तो ये याद रखेंगे कि justiciable नहीं है, that is they are not legally enforceable by the courts to the violation. अगर DPSPs का violation होता है तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे
हमारे DPSPs वायलेट हो रहे हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, यू हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट, बट अगर आपके DPSPs वायलेट हो रहे हैं, यू हैव नो राइट टू गो टू द कोर्ट, इट मीन्स दैट दे आर नॉट जस्टिसेबल, ठीक है। देयरफॉर द गवर्नमेंट यानी कि सेंटर, स्टेट एंड लोकल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इंप्लीमेंट दैम, ठीक है, उनको आप कंपेल नहीं कर सकते इंप्लीमेंट करने के लिए। नेवरदीलेस द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 37 इटसेल्फ सेज दैट दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फंडामेंटल है, एक कंट्री को चलाने के लिए ये फंडामेंटल है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, ठीक है। तो ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट यहाँ पर कंट्री की बात की जा रही है, तो ये कंट्री स्टेट की ड्यूटी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को जो है वो लॉज बनाने के लिए एप्लीकेबल करे अपनी कंट्री के अंदर। द प्रोविजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड है। कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं और कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन DPSPs आर, पढ़ेंगे हम इनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। ओके सबसे पहले आर्टिकल नंबर 38 है। आर्टिकल नंबर 38 जो है वो कहता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर permitted by the justice, social, economic and political, and to minimize the inequalities in the income, status, facilities and opportunities। एक वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करता है, दूसरा जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, और इनइक्वालिटीज़ जो है वो इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ जो है इन सब में जो है इनइक्वालिटीज़ जो है उनको कम करने की बात करता है। तो आर्टिकल नंबर 38 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड फॉर द सिटीजन, एक अच्छा लाइवलीहुड होना चाहिए सिटीजन के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज होने चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक जगह पे जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, इक्वल पे मिलनी चाहिए फॉर द मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल पे होनी चाहिए, प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सेबल अब्यूज, ठीक है, उनकी जो है प्रिवेंशन होनी चाहिए, हेल्थ और स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ द वर्कर्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ दिस सिटीजन, ये बात की गई है आर्टिकल नंबर 39 के अंदर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कहते हैं टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पोअर, पोअर को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए और साथ में इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, आर्टिकल नंबर 39A इंपॉर्टेंट है। और ये जो 39A के अंदर डाला गया, ये 42nd अमेंडमेंट के अंदर जो हमने ये आर्टिकल डाला था। टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, जो है यहाँ पर आपको राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, एंड आर्टिकल नंबर 41 के अंदर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं टू मेक प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, एक तो है यहाँ पर एक जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन मिलनी चाहिए, काम करने की मतलब सही जगह होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ओके तो दूसरा जो है यहाँ पर मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए, आर्टिकल नंबर 42, ठीक है। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कर्स की पार्टिसिपेशन, एंड आर्टिकल नंबर 43A, इसको भी हमने 42nd अमेंडमेंट में डाला था। उसके बाद बात करते हैं टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, ये गांधी प्रिंसिपल से लिया गया था, विलेज पंचायत जो है आर्टिकल नंबर 40 के अंदर दिया गया है, एंड डू देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू द फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो एज ए यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, एंड आर्टिकल नंबर 40 जो है यहाँ पर विलेज पंचायत वगैरह जो है होनी चाहिए। टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करना चाहिए, अंडर आर्टिकल नंबर 43। प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ द इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स और ड्रग्स जो है विच आर इंजरियस टू द हेल्थ, अंडर आर्टिकल नंबर 47, ठीक है। ओके ड्रग्स और ड्रिंक्स जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोहिबिट है, ठीक है, प्रोहिबिशन होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, अंडर आर्टिकल नंबर 47 दिया गया है, लेकिन प्रोहिबिट है तो नहीं है ना, लोग अभी भी ड्रिंक करते हैं, ठीक है। ओके टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ द काउज, calves एंड अदर मिल्क एंड रॉड कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ठीक है, तो उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करना चाहिए और साथ में उनका जो स्लॉटर है वो बंद करना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल नंबर 48, ठीक है। तो ये DPSPs है, इसलिए इनको आप फोर्सफुली इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके नॉट टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, अंडर आर्टिकल नंबर 44, लेकिन आज सिर्फ एक ही स्टेट है गोवा जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एप्लीकेबल है। टू प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ द 6 years, अंडर आर्टिकल 45, ठीक है, इनको अर्ली चाइल्डहुड जो है वो मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, अंडर आर्टिकल नंबर। और ये जो है हमने 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002, उसके अंदर ये डाला गया था। एक तो हमने देखा फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया 21A के अंदर, दूसरा हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटी भी है, 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी भी है, और यहाँ पर अंडर आर्टिकल नंबर 45 जो है वो भी दिया गया है, ठीक है, क्या एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। नॉट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, ये तो पता ही है, आर्टिकल नंबर 50 के अंदर दिया गया है। टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन द जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन द नेशंस, टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड टू इंकरेज द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ये आर्टिकल नंबर 51 के अंदर दिया गया है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है वो मेंटेन रखना है। ओके द 86th Amendment Act 2002 चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्टिकल नंबर 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो यहाँ पर ही जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। द amended directive requires the state to provide the early childhood care and education for all the children until they complete the age of the 6 years। तो आपको पता होगा कि आंगनवाड़ी होते हैं जो हमारे, वहाँ पे क्या मिल रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आंगनवाड़ी वगैरह जो है बनाए जाते हैं, जिसमें जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है बच्चे को मिल सके, 6 years के बच्चे को जो है यहाँ पर क्या मिले, एजुकेशन मिल सके, ठीक है। ओके
नेक्स्ट द 97th अमेंडमेंट हुई थी, ये अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 97th अमेंडमेंट हुई थी 2011 के अंदर। इसके अंदर एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाला गया था जिसे बात की गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, ठीक है। इट रिक्वायर्स स्टेट टू प्रमोट द वॉलंटरी फॉर्मेशन एंड ऑटोनॉमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड पोसेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई थी अंडर आर्टिकल नंबर 43B, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ DPSP जो है ये क्या है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है स्टेट्स के लिए, क्या है ये इंस्ट्रक्शंस है, बस इतना याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी तक हमने 51 तक पढ़ ली, 51 तक हमारे DPSP से बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल नंबर 52 जो है वो कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा। 53 के अंदर दिया गया है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के बारे में। एग्जीक्यूट करने वाला कौन है, वो प्रेसिडेंट है। कोई भी लॉ बनता है लास्ट में साइन किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के होते हैं। एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम ईदर डायरेक्टली एंड थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो ये डायरेक्टली जो है उसको एक्सरसाइज करता है या फिर थ्रू द ऑफिसर जो है जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके थ्रू जो है यहाँ पर उनको एक्सरसाइज किए जाते हैं लॉज, ठीक है। उसके बाद ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द इंडिया। ही और शी जो भी हैं हमारी, अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जो है वो हमारी क्या कौन है, प्रेसिडेंट है, ओके। तो ये जो है ये सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेज के, ठीक है। दो ही इज ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन हेड और टाइटुलर हेड, डी जोर हेड और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और जस्ट ए सिंबॉलिक हेड, ठीक है। यहाँ पर जो टर्म्स है ना इनको याद रखिएगा, ये हमारे सिर्फ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है या फिर हम टाइटुलर हेड कह सकते हैं या डी जोर हेड कहते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और जस्ट ए सिंबॉलिक हेड है। सिर्फ ये सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, लेकिन इनको जो असिस्ट कर रहे होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये सिर्फ टाइटुलर हेड है या फिर ड्यू जोर कह सकते हैं या फिर नॉमिनल हेड का एग्जीक्यूटिव और जस्ट अ सिंबॉलिक हेड हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसके अंदर कौन कौन मेंबर्स होते हैं जो इनको इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द MP। अब आपको बताओगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट में लोकसभा भी है राज्यसभा भी है। अब लोकसभा के अंदर भी कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, राज्यसभा के अंदर भी कुछ मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं, लोकसभा के अंदर 2 मेंबर्स जो है वो क्या है, नॉमिनेटेड है। अब जो इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की उसके अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो लोकसभा या राज्यसभा, वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन के अंदर। याद रखेंगे, एक आगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द MP, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी कुछ मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, तो वहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। काउंसिल्स के मेंबर जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते। द इलेक्टेड MLAs ऑफ द नेशनल कैपिटल ऑफ द दिल्ली, ये 17th अमेंडमेंट में डाला गया था एंड विल इफेक्ट फ्रॉम द 1/6/1995 एंड यूनिट ऑफ द पुडुचेरी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स, उसके बाद स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को, ओके। उसके बाद बात करते हैं 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, वो जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट की इलेक्शन के अंदर। अब आर्टिकल नंबर 55 जो है वो कहता है प्रोवाइड्स फॉर द मैनर ऑफ द इलेक्शन एंड देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी एंड रिप्रेजेंटेशन थ्रू द नेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। हैंस MPs एंड MLAs हैव बीन असाइंड वोट्स एज पर द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो MPs और MLAs को वोट दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बलूड के थ्रू यहाँ पर वोटिंग होती है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो यहाँ पर दिए जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ना। और कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है या कोई भी डाउट हो जाता है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इवन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, तो दोनों के जो डिस्प्यूट्स है वो देखती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो है उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। नाउ द इलेक्शंस आर मॉनिटर एंड कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है उनको मॉनिटर या कंडक्ट करने का काम जो है वो किसका होता है, वो होता है इलेक्शन कमीशन का। ओनली वन प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी, हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज सो फार। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं अभी तक इतिहास में जिनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी, जिनको अनअपोज्ड जो है वो इलेक्ट किया गया था। नाउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये ओनली प्रेसिडेंट है जो 2 बार इलेक्ट हुए हैं। आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे और पहले प्रेसिडेंट थे और ये 2 बार ही जो है वो इलेक्ट हुए हैं। उसके बाद 2 प्रेसिडेंट्स के नाम आप याद रखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फरुखुद्दीन अली अहमद हैव बीन डाइड इन द ऑफिस, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग जो है आप इनके अपने टेन्योर के टाइम पर ही इनकी जो है डेथ हो गई थी। उसके बाद कहते हैं टर्म की, टर्म जो है आर्टिकल नंबर 56 के अंदर टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट दिया गया है और री इलेक्शन दिया गया है 57 के अंदर। टर्म जो है वो 5 ईयर्स के लिए होता है। रेजिग्नेशन जो है ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो एलिजिबल है फॉर द री इलेक्शन के लिए एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कभी तक भी आप चाहो तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं।
नाउ बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। आर्टिकल 58 के अंदर जो है वो दिया गया है क्वालिफिकेशन, और कंडीशंस दी हैं 49 के अंदर, ओथ दी है 60 के अंदर। इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो होने चाहिए, इंडिया का सिटीजन है वही जो है प्रेसिडेंट बन सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा जो है आपकी एज 35 ईयर्स ऑफ द एज होनी चाहिए, और आप MP ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, अगर आप लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है तभी आप जो है प्रेसिडेंट यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, आपके पास कोई और ऑफिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ एनी लेजिस्लेचर, और जिस टाइम पे आप प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं उस टाइम पर आप किसी भी हाउस के मेंबर जो है वो नहीं होने चाहिए। इवन इफ सच अगर आप इलेक्टेड एज ए मेंबर हैं तो आपको वो सीट जो है वो वेकेट करनी पड़ेगी। द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रॉस्पर्स, आपके 50 इलेक्टर्स होने चाहिए एज प्रॉस्पर्स, और एज ए 50 इलेक्टर्स होने चाहिए सेकेंडर्स। तो ये एक कंडीशन है, यहाँ पर 50 जो है वो आपके सपोर्टर होने चाहिए एज ए प्रॉस्पर्स होने चाहिए, और 50 जो है एज ए सेकेंडर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय द, अब ओथ जो है प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ओथ दिलाते हैं, और इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का वो जो है ओथ यहाँ पर दिलाता है। ठीक है, एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस जो है वो सारे के सारे जो है वो डिटरमाइन करती है हमारे पास पार्लियामेंट, एंड विच कांट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म। ठीक है, जो डिमिनिश नहीं होती कभी भी ड्यूरिंग द टर्म, तो जो ये डिसाइड जो है वो कौन करता है? वो पार्लियामेंट करती है। नाउ ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग हिज टर्म। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टर्म किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से जो है ये इम्यून है, यानी कि इनके कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है नहीं की जा सकती। ही कांट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो हाउएवर आफ्टर, सिर्फ एक्सेप्शन है किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ओके, प्रेसिडेंट के लिए भी और गवर्नर के लिए भी। हाउएवर आफ्टर 2 month नोटिस सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। कोई पर्सनल एक्ट के लिए इनके लिए सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो चलाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपको 2 महीने का नोटिस जो है पहले देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इम्पीचमेंट की। अब प्रेसिडेंट जो है उनको इम्पीच भी किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल नंबर 61 जो है वो इम्पीचमेंट की बात की गई है प्रेसिडेंट की। एक फॉर्मल रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू जो है एक फॉर्मल रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ही इज इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द, अब इम्पीच करने का इनको सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि इन्होंने जो है वायलेशन करा है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, लेकिन ये जो वायलेशन है ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द चार्जेस कैन बी, अब देखो अब इनको इम्पीच करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? द चार्जेस कैन बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस जो है किसी भी मतलब हाउस से जो है ये इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन एक 14 डे का नोटिस जो है वो दे दिया जाएगा प्रेसिडेंट को पहले, बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ए रेजोल्यूशन। ठीक है, पहले 14 डे नोटिस जो है वो भेजा जाएगा। ऑल्सो दैट नोटिस मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस व्हिच इनिशिएट द चार्जेस। कहने का मतलब यह है कि अगर राज्यसभा ने इनिशिएट किया कि हम लोग जो है प्रेसिडेंट को जो है वो क्या करेंगे? इम्पीच करेंगे, तो पहले 14 डे नोटिस जो है वो भेजा जाएगा। दूसरा जो है उस रेजोल्यूशन को जो है 1/4 मेंबर अगर जैसे राज्यसभा के पास करते हैं तो तभी जो है आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल इन द हाउस द इम्पीचमेंट मस्ट बी पास्ड बाय, उसके बाद जो है वो बिल पास, अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि हाँ इम्पीच करना है प्रेसिडेंट को, 1/4 मेंबर उसको एग्री करते हैं। उसके बाद जो है बिल इम्पीचमेंट का बिल जो है वो जाएगा हमारा दूसरे हाउस में जाएगा 2/3 मेजॉरिटी से, उस हाउस में भी पास होना चाहिए और दूसरे हाउस में भी उसको पास होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी से। देन दैट बिल गोज इन द अनदर हाउस, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, विच विल इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, वो देखेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर एंड टू रिप्रेजेंट टू सच एन इन्वेस्टिगेशन, प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो अपीयर हो सकता है ऐसी इन्वेस्टिगेशन में, मतलब जाकर के अपनी सफाई भी दे सकता है वहाँ पर जाकर के। अगर दूसरा हाउस जो है इफ अनदर हाउस सस्टेन द चार्जेस कि हाँ उन्होंने वायलेशन करा है, फाइंड द प्रेसिडेंट ऑफ द वायलेशन, ठीक है मानते हैं कि उन्होंने वायलेट करा है, एंड रेजोल्यूशन को पास कर देता है बाय 2/3 मेजॉरिटी से टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, द प्रेसिडेंट शैल स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन सो पास, जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास होगा दूसरे हाउस से भी उसी दिन से जो है प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव हो जाएंगे। हैंस इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल है मतलब जुडिशरी नहीं यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, क्वासी जुडिशियल है यहाँ पर, ठीक है प्रोसेस जो है। एंड दो द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट नो पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन टेक पार्ट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस, आल्सो लेजिस्लेचर डू नॉट हैव रोल इन द इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट जो है इम्पीचमेंट के अंदर जो है पार्टिसिपेट कौन करेगा? सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो इलेक्टेड है चाहे वो नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इम्पीचमेंट में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव जो है पार्टिसिपेट नहीं करता, दिल्ली पुडुचेरी पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के पास पावर क्या क्या है। प्रेसिडेंट की पावर की बात करते हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं। सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए जाते हैं। फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन टाइटुलर हेड है हमारे, ड्यूजर हेड है हमारे गवर्नमेंट के, ठीक है। तो सारे के सारे बोलते हैं कि तो सब जो लॉज बन रहे हैं हमारे सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट वो प्रेसिडेंट के नाम से ही जाएंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को जो है ये अपॉइंट करते हैं, अच्छा प्राइम मिनिस्टर को ये एक सेकेंड,
प्राइम मिनिस्टर को जो है अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है, और बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ओके, सॉरी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अटॉर्नी जनरल को ये अपॉइंट करते हैं, सीएजी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसके बाद चेयरमैन को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और बाकी कमिश्नर्स होते हैं, यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनको, गवर्नर ऑफ द स्टेट उनको, मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन को भी ये अपॉइंट करते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल ये बनाते हैं। इफ ही एंड ही इज द ओनली वन हु कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया एंड डिसाइड्स ऑन द मैटर्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द एनी ट्राइब एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। किसी भी एरिया को अगर शेड्यूल्ड एरिया जो है डिक्लेयर करना है तो वो प्रेसिडेंट करेंगे, और किसी भी ट्राइब को अगर शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करना है वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। उसके बाद कहते हैं कुछ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स क्या है? समन्स एंड प्रोरोगेट्स द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, ठीक है। जॉइंट सिटिंग जो है उसको भी समन कर सकते हैं, विच इज़ प्रिजाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा जो है वो प्रिजाइड करेंगे जॉइंट सिटिंग को। 12 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अचीवमेंट्स इन द आर्ट, जिनकी अचीवमेंट्स होगी आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस में, और 2 मेंबर्स जो है वो लोकसभा के अंदर कर सकते हैं एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियंस नहीं है, ये SC/ST को जो है वो सीट दे दी गई है, ठीक है। अभी एंग्लो इंडियंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये 2 मेंबर्स जो है वो लोकसभा के अंदर नॉमिनेट करते हैं, और 12 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा को नॉमिनेट करते हैं। नाउ हिज प्रायर रिकमेंडेशंस रिक्वायर इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द सर्टेन टाइप्स ऑफ द बिल्स, मनी बिल, बिल सीकिंग द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मनी बिल आ गया, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उससे रिलेटेड कोई बिल आ गया, उसके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई बिल आ गया, तो इसको रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट की यहाँ पर चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ही कैन विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल, रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर, अप्लाई पॉकेट वीटो जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस जो है उसको प्रोमulgate कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस जो है प्रोमulgate कर सकते हैं। फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, कैग की, यूपीएससी की जो रिपोर्ट है उसको पार्लियामेंट के आगे कौन रखता है? वो भी प्रेसिडेंट रखता है। नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, ऑल्सो ही कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एवरी 5 ईयर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, के बीच में रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर साल 5 सालों के बाद जो है ये फाइनेंस कमीशन जो है उसको अपॉइंट करते हैं ना। जुडिशियल पावर की बात करते हैं अगर तो ये चीफ जस्टिस को जो है ये अपॉइंट करते हैं, बाकी जजेस को जो है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के भी जो है अपॉइंटमेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं वो किसी भी मैटर के ऊपर। ही कैन ग्रांट पार्डन, पार्डन का जो है वो भी राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, इवन गवर्नर के पास भी है, ठीक है। लेकिन डेथ का जो है, डेथ के लिए जो है पार्डन का वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है ना। इमरजेंसी प्रोविजन, नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे अंडर आर्टिकल नंबर 352 प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल नंबर 360, ठीक है। ओके, वीटो पावर की बात की जाए तो ये फॉलोइंग आता है वीटो पावर कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट वीटो की। अब एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? ये वीटो पावर है कुछ इनके पास, प्रेसिडेंट के पास। वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो क्या मतलब होता है? विद होल्ड हिज ऑफ द बिल, मतलब विद होल्ड करने का मतलब यह है कि कैंसिल कर दिया उसको, ठीक है। कोई भी बिल वहाँ पर गया तो उन्होंने अपनी एक्सेंट नहीं दी उसके लिए, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वीटो। द बिल देन एंड्स, खत्म हो जाएगा, एंड डज नॉट बिकम एक्ट, और वो बिल जो है एक्ट नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल 1954 के अंदर क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने अपनी एक्सेंट विद होल्ड कर दी थी पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल के लिए, ठीक है। 1991 में आर वेंकट रमन जो है इन्होंने अपनी एक्सेंट नहीं दी थी MP सैलरीज और अलाउंसेस बिल के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। जब वो एक्सेंट नहीं देंगे तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वीटो, और वो बिल खत्म हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बन पाएगा। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि बिल जो है उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं कि इसको देखो, इसमें कुछ डाउट्स हैं या कुछ चीज़ें सही नहीं मुझे लग रही है, तो सस्पेंसिव वीटो जो है वो क्या होता है कि रिटर्न कर देना बिल, ठीक है। तो उसको रिकंसिडरेशन के 2006 के अंदर APJ अब्दुल कलाम ने जो है सस्पेंसिव वीटो लगाई थी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट बिल के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट को वो बिल वापस से भेजा जाता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो वापस से उसको कैंसिल कर सके या वापस से उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सके, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल, सिर्फ एक ही बार जो है वो उसको वापस भेज सकता है, लेकिन उसके बाद जो है उसको अपनी कंसेंट जो है वो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक पॉकेट वीटो होती है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कोई एक्शन नहीं लेना बिल के लिए। देयर इज नो टाइम लिमिट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन, ये UPSC में क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर कोई टाइम लिमिट है बिल के लिए, तो कोई भी जो है यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं प्रोवाइड की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें जो है विद इन विच द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट, तो यहाँ पे साइन करने का कोई टाइम जो है वो नहीं दिया गया। एक बिगर पॉकेट है यहाँ पर, जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट है, दैन द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जो थे यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने जो है पॉकेट वीटो लगाई थी इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो पॉकेट में, मतलब पॉकेट में डाल देना बिल, कहने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं बोलना, ना एक्सेंट देनी, ना विदहेल्ड करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। द प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर इन केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, उसके लिए कोई वीटो पावर नहीं है, तो वो बाउंड है कि उनको उसके लिए अपनी एक्सेंट जो है वो देनी ही पड़ेगी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उनके पास आता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है आर्टिकल नंबर 123 जो है इनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो है वो बना सकते हैं, कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज जो है वो पार्लियामेंट में सेशन में नहीं है, ठीक है, ओनली व्हेन वन हाउस इज इन सेशन, ठीक है, या फिर एक ही हाउस सेशन में है या फिर दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है। द ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद 6 वीक्स ऑफ इट्स असेंबली, मतलब जैसे ही जो हमारी पार्लियामेंट जो है वो
वो हमारी सेशन में आती है, तो विद इन द 6 वीक्स जो है उस ऑर्डिनेंस जो है उसको पास करना पड़ेगा असेंबली के अंदर, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है, मैक्सिमम लाइफ जो है ऑर्डिनेंस की वो कितनी है, 6 महीने 6 हफ्ते। कहने का मतलब ये है, चूँकि आज जो है बिटवीन द 2 सेशन जो है वो गैप जो है 6 महीने का होता है, यानी कि आज जो है सेशन खत्म हो गया तो 6 महीने तो लगेंगे, और 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे पास होना पड़ेगा। ही कैन इशू, तो ये याद रखेंगे आप यहाँ पे, ही कैन इशू एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये ऑर्डिनेंस जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही जारी कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये तो आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं पार्डनिंग पावर के बारे में। अब पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, आर्टिकल नंबर 72 के अंदर जो है पार्डनिंग पावर दी गई है। द प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू द ग्रांट पार्डन, रिप्राइव कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, रिमिशन कर सकता है यानी कि टाइम कम कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है किसी भी बंदे को, ठीक है, कन्विक्टेड इन एनी यूनियन लॉ और बाय ए कोर्ट मार्शल और इन केस ऑफ द डेथ पेनल्टी को भी वो पार्डन कर सकता है। दैट इज अ राइट गिवन टू द प्रेसिडेंट। नाउ इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर एंड द गवर्नर हैज़ ऑल्सो हैज़ दोज पावर्स अंडर आर्टिकल 161 के अंदर, आर्टिकल नंबर ये 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पास है, 161 के अंदर गवर्नर के पास है। गवर्नर भी पार्डन कर सकता है, लेकिन गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, ठीक है, और कोर्ट मार्शल के अंदर भी वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद देखो, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पावर ऑन द एडवाइस ऑन द यूनियन मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर जो है एक्सरसाइज करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। नाउ डिस्क्रिशनरी पावर है कुछ, देखेंगे क्या क्या पावर है। इसके अलावा अपॉइंट ऑफ द प्राइस, अच्छा ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, इन सबसे अलग है। जैसे प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कर सकता है अगर कोई भी पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी नहीं मिल रही लोकसभा के अंदर, ठीक है, या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर की जो है डेथ हो जाती है सडनली, तो यहाँ पर कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। ना डिसमिसल ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर को वो डिसमिस कर सकता है कि अगर वो जो है इफ इट कांट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, तो उसको डिसमिस कर सकता है। नॉट डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल मिनिस्टर हैज लॉस इन मेजॉरिटी, और लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकता है अगर वो अपनी मेजॉरिटी लॉस कर देते हैं। और सस्पेंसिव विटो का आपको मैंने बता दिया, सस्पेंसिव विटो में वो सस्पेंसिव विटो सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है वो जो है इशू करी थी, आपको पता ही है, यूज़ किया था उसको, ठीक है। सस्पेंसिव विटो जो है वो भी लगा सकता है, ऑब्सोल्यूट विटो लगा सकता है, कोई भी विटो लगा सकता है। बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ना वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट नंबर 5 का 5 में दिया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर चैप्टर नंबर 1 एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनता है, एंड ऑल्सो डिस्कसेस द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है हमारी कंट्री का, सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर प्रेसिडेंट, हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट आता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये आपको पता होगा कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा का जो है ये क्या होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है किसी का भी नहीं होना चाहिए ना, तो ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और ये क्या होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। पहले चेयरपर्सन जो थे राज्यसभा के एस राधाकृष्णन थे, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे पहले, आपको पता होगा। प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल नंबर 165 बी शैल नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड शैल नॉट एंटाइटल टू एनी सैलरी और अलाउंसेस पेबल टू द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर बात करी गई है क्या कि अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो किसी तरीके से अपने ऑफिस में नहीं है, तो उसके फंक्शन जो है वो कौन देखेगा, वाइस प्रेसिडेंट देखेगा, ठीक है। तो अगर वो वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो फंक्शन देख रहा है, तो वो एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सॉरी एज ए चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो काम नहीं करेगा अंडर आर्टिकल नंबर 97, ये दिया गया, ठीक है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वो क्या है, ही कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, इन केस ऑफ द डेथ, इंपीचमेंट, रेजिग्नेशन हो गया, और अदरवाइज प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऑफिस में नहीं है, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट जो है वो काम करेगा। हाउएवर ही कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ओनली फॉर ए मैक्सिमम 6 मंथ। ये याद रखिए, सिर्फ 6 मंथ के लिए ही जो है ये एज ए वाइस प्रेसिडेंट जो है एज ए प्रेसिडेंट काम कर सकता है। उसके बाद जो है आपको 6 महीने के अंदर अंदर एक नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ द वाइस प्रेसिडेंट गेट्स द सैलरी अलाउंसेस एक्स्ट्रा टू द प्रेसिडेंट व्हेन ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट नॉट एज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। याद रखेंगे कि जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा है, तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो फॉर द प्रेसिडेंट मिलेगी, ना कि इसके लिए कि चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जो है वो एज ए सैलरी नहीं मिलेगी, उसको एज ए प्रेसिडेंट के लिए सैलरी मिलेगी, ठीक है। द सैलरी एमोल्यूमेंट्स ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा इज मेंशन्ड द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है सेकंड शेड्यूल के अंदर जो है वो जो है दिया गया है राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है उनके जो सैलरी एमोल्यूमेंट्स वगैरह जो है दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 66 की बात की जाए, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होता है देखेंगे हम यहाँ पर। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, जो है वही इनको इलेक्ट करता है, एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ लोकसभा और राज्यसभा ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जैसे जो बंदे इंपीचमेंट में थे प्रेसिडेंट की, वो यहाँ पर इलेक्शन करवा रहे हैं किसकी, प्रेसिडेंट की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफर वोट, ठीक है, ये सिमिलर है वैसे ही। नाउ वोटिंग इन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट, ठीक है। ए कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ही शुड मस्ट बी सिक्योर ए फिक्स्ड कोटा ऑफ द वोट्स, उसको
वो मिलने चाहिए, तभी वो इलेक्ट होता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन 1 बैलेट पेपर एंड ही इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंस बाय मार्किंग अगेंस्ट द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो वो करता है कि किस बंदे को जो है वो, हर एक बंदा जो है वो करता है कि किस बंदे को वो जो है वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। इन फर्स्ट काउंटिंग इफ ए कैंडिडेट सिक्योर रिक्वायर्ड कोटा ही इज डिक्लेयर इलेक्टेड। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट की जगह पे वो खड़ा है, ठीक है, उसकी सीट के लिए खड़ा है, तो अगर उसको फिक्स कोटा के जो वोट हैं, इतने वोट चाहिए होते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, अगर उसको मिल जाते हैं तो वो इलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज द ट्रांसफर द वोट्स इन मोशन इन द बलूट ऑफ द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द लीस्ट नंबर ऑफ द वोट्स आर कैंसल्ड फॉर द नेक्स्ट काउंटिंग एंड ही सेकंड प्रेफरेंस वोट्स ट्रांसफर टू द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द वोट्स। तो होता क्या है कि अगर उसको उतने वोट नहीं मिलते, मतलब इसके लिए पर्टिकुलर वोट होते हैं, अगर इतने वोट मिल गए तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। अगर नहीं मिलेंगे तो जो कैंडिडेट होगा जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसको जो है वहाँ बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके बाद जो है फिर से वोटिंग जो है यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा। जब तक उस जो है जब वाइस प्रेसिडेंट को रिक्वायर्ड कोटा नहीं मिल जाता तब तक तो जो है ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। नाउ ऑल डिस्प्यूट जो है, कोई भी डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उसका जो है डिसीजन फाइनल होता है। नाउ एलिजिबिलिटी फॉर द वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और ये 35 ईयर्स ऑफ द एज होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। हाउएवर द पर्पस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट नॉट हेल्ड टू बी होल्डिंग एज अ ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट जो है वो नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, मतलब कोई भी उनका फाइनेंशियल एडवांटेज बेनिफिट जो है वो उनको नहीं मिलनी चाहिए कहीं से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पर इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन द 60 डेज ऑफ द एक्सपायर ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट। तो याद रखेंगे कि विद इन द 60 डेज जो है वो इसके इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है इज टू बी हेल्ड विद इन द 60 डेज ऑफ द, मतलब जब तक उसकी एक्सपायरी होनी है वाइस प्रेसिडेंट की, उससे पहले ही 60 डेज के अंदर अंदर जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए। एनी पर्सन क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एंड इंटेंडिंग टू स्टैंड फॉर द इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पर जो है टू बी नॉमिनेटेड, उसको 20 MPs जो है उसको नॉमिनेट करने चाहिए एज ए प्रॉस्पर्स एंड 20 मेंबर्स जो है वो एज ए सेकेंडर्स जो है उसको नॉमिनेट करने चाहिए। मतलब कब कोई खड़ा हो रहा है तो उसके सपोर्ट में भी तो कोई होना चाहिए ना, तो इसको 20 MPs चाहिए एज ए प्रॉस्पर्स और 20 MPs चाहिए एज ए सेकेंडर्स, ठीक है। और यहाँ पर ए कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ द, अब जो भी कैंडिडेट एज ए वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे खड़ा होने जा रहा है उसको 15,000 रुपये जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी, ठीक है। सारे डाउट्स और डिस्प्यूट जो है कोई भी होते हैं रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट सिमिलर एज अ वाइस प्रेसिडेंट, वो इंक्वायर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसका जो डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है अंडर आर्टिकल नंबर 71 के अंदर ये दिया गया। अब बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट जो है आर्टिकल नंबर 79 से 122 जो है वो हमारे 79 से 122 जो है वो हमारा बात करता है किसके बारे में? पार्लियामेंट के बारे में। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट के अंदर हमारे 3 बंदे आते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। देखो लोग कहते हैं पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, नहीं, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, क्योंकि लोकसभा जाएगा बिल, राज्यसभा जाएगा, फिर बाद में साइन जो है वो किसके होने हैं? प्रेसिडेंट के होने हैं, तभी वो एक्ट बनना है, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 3 बंदे आते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। द लोकसभा जो है वो हमारा क्या है? लोअर हाउस है, इसके अलावा उसको फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं, पॉपुलर हाउस कहते हैं। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, इसको हम सेकंड चैम्बर कहते हैं, हाउस ऑफ द एल्डर्स कहते हैं। नाउ कंपोजिशन, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ये मैंने एक ही क्लास में खत्म करना है। आप लोग अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगेगी आप क्या करेंगे? आप इसको स्लो करके देख लेना, ठीक है। नाउ कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा की कंपोजिशन की बात करें तो मैक्सिमम स्टैंड जो है राज्यसभा की वो कितनी है? 250 है, जिसमें से 238 जो है वो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से होते हैं और 12 जो है वो नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एट प्रेजेंट राज्यसभा के अंदर जो है 245 मेंबर्स है, जिसमें से 229 मेंबर्स जो है वो हमारे स्टेट के हैं, 4 जो है मेंबर्स हमारे यूनियन टेरिटरीज के हैं और 12 मेंबर्स जो है वो हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए हैं। 4th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर एलोकेशन होती है सीट्स की, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन राज्यसभा इलेक्टेड टू द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सिलेक्टेड असेंबली, द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। मैंने बताया पॉपुलेशन के बेसिस पर जो है राज्यसभा के अंदर मेंबर्स के अंदर जो सीट्स जो है वो अलॉट होती है। ना पॉपुलेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ द 2001 सेंसस है, 87th अमेंडमेंट हुई थी, उसके अंदर बोला गया था कि 2001 वाली सेंसस का जो डाटा है वो हम लेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर्स 552 है, जिसमें से 230 मेंबर्स जो हैं वो हमारे स्टेट से होते हैं, 20 मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे यूनियन टेरिटरी से होते हैं, 2 मेंबर्स जो है उसको नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन से, ठीक है। एट प्रेजेंट लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 545, ठीक है। ओके, तो ये याद रखना, ये एंग्लो इंडियंस जो है, ये एंग्लो इंडियंस जो है यहाँ पर खत्म हो गया। एंग्लो इंडियंस में होती है कि अब SC और ST जो है वो यहाँ पर होते हैं, SC और ST जो है वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ठीक है, ये जो 2 मेंबर्स है एंग्लो इंडियंस की सीट अब खाली हो गई है, ठीक है यहाँ पर। ओके, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। और आपको पता है कि डायरेक्ट जो हम वोट करते हैं वो ठीक है, तो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जो है इनको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। द वोटिंग जो है वो रिड्यूस फ्रॉम द 21 से 18 ईयर्स बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 61st अमेंडमेंट हुई थी 1988 के अंदर, जिसके अंदर जो वोटिंग राइट जो है वो 21 से, वोटिंग एज जो है वो 21 से हटा करके 18 ईयर्स जो है वो कर दी थी ड्यूरिंग द राजीव गांधी गवर्नमेंट जो है उस टाइम पे।
उसके बाद करते हैं बात ड्यूरेशन ऑफ दी टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज का जो है वो टेन्योर कितना हुआ। राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है और वो डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन 1/3 मेंबर्स जो है वो हर सेकेंड ईयर जो है वो 1/3 मेंबर्स उसका क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। द रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एंड नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार मर्जी आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, री इलेक्ट हो सकते हैं, री नॉमिनेट हो सकते हैं। अनलाइक द राज्यसभा, लोकसभा जो है वो डिसॉल्व है, कंटिन्यूइंग इज नॉट ए कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। नॉर्मल जो है 5 ईयर्स होता है, लेकिन अगर यहाँ पर जनरल इलेक्शन जो है पहली मीटिंग, सॉरी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इट्स नॉर्मल टर्म इज 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन, आफ्टर विच इट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। जनरल इलेक्शन के बाद 5 साल के बाद जो है लोकसभा डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर से इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जो है हमारे फिर से नई लोकसभा जो है बनती है। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है ना, एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो होना चाहिए, मिनिमम एज जो है 30 साल होती है राज्यसभा के लिए और 25 साल होती है लोकसभा के लिए, ठीक है। सिमिलर केस जो है वो किसका है हमारे पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 30 साल और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 25 ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इस बारे में। ही मस्ट पोसेस द अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन दी गई है, उनको भी ये मतलब उनको भी उसके लिए भी क्वालिफाई होने चाहिए। ओके, क्राइटेरिया फॉर द डिस्क्वालीफाइंग ऑफ एन एमपी, अब एक एमपी है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो डिस्क्वालीफाई किन ग्राउंड्स पे हो सकता है। नाउ इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कहने का मतलब यह है कि वो एमपी भी है और कोई उसका कहीं और भी उसकी जॉब लगी हुई है, मतलब वो अंडर द गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो काम कर रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर पता चला कि वो अनसाउंड माइंड है या फिर कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि पागल है या फिर दिमाग खराब है इसका, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अच्छा, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट है अगर वो, तो भी उसको कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नहीं है और वॉलंटरी इसने किसी और स्टेट की जो है क्या बोलते हैं उसको, सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो वो तो मतलब सिटीजन ही रहेगा, तो फिर मेंबर कैसा रहेगा पार्लियामेंट का। अच्छा, अगर यहाँ पर ये बना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। Now, the Constitution also lays down that a person shall be disqualified from being a member of the Parliament if he is so disqualified on the grounds of defection under the provision of the 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है कि अगर कोई बंदा जो है इलेक्ट होता है किसी और पार्टी से, बाद में जो है पार्टी बदल लेता है, तो इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो वहाँ पर अगर वो ऐसा करता है, दल बदल कानून जिसको बोलते हैं, दल बदल लेता है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डबल मेंबरशिप जो है, ए पर्सन शैल कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एट द सेम टाइम, ये दोनों हाउसेज का वो जो है मेंबर नहीं हो सकता। ए हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ द मेंबर वैकेंट इफ ही इज एब्सेंट फ्रॉम हिज मीटिंग फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर कोई 60 डेज के लिए बिना परमिशन के, बिना बताए जो है वो एब्सेंट रहता है पार्लियामेंट से, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात की जाए तो स्पीकर जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी होती है यहाँ पर। स्पीकर जो है वो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है। स्पीकर जो है वो लोकसभा जो है वो उसको अपॉइंट करती है, अपने ही में से एक मेंबर को चुन के स्पीकर बना दिया जाता है। तो डेट ऑफ द स्पीकर जो है वो फिक्स करते हैं प्रेसिडेंट। स्पीकर ऑफिस जो है वो अपना रेजिग्नेशन देता है डिप्टी स्पीकर को, एंड उसको जो है पास कर दिया जाता है बाय, अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा जो है उसको रिमूव करना चाहती है तो वो उसको कर सकती है, और 14 दिन का नोटिस जो है वो दिया जाएगा स्पीकर को रिमूव करने के लिए। और जॉइंट सिटिंग जो होती है उसको प्रेजाइड जो है वो कौन करते हैं, वो भी हमारे स्पीकर ही करते हैं। सच सिटिंग जो है वो उसको समन कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सिटिंग को समन करता है। अगर कोई डेडलॉक हो जाता है दोनों हाउसेज में, डेडलॉक का मतलब क्या है कि अगर कोई बिल आता है, ठीक है, उसके लिए लोकसभा एग्री कर रही है, राज्यसभा एग्री नहीं कर रही, ठीक है। ओके, अगर ऐसा हो रहा है कि लोकसभा एग्री करिए, राज्यसभा एग्री नहीं करी, तो डेडलॉक हो जाएगा। डेडलॉक हो जाएगा तो प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग समन करता है। जॉइंट सिटिंग समन करता है तो जॉइंट सिटिंग जो है हमारा 108 आर्टिकल के अंदर दिया गया है, तो उसको जो प्रिजाइड करता है वो कौन करता है, स्पीकर करता है। नाउ ही डिसाइड वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है। तो ये चेक करेंगे कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है, और इनका डिसीजन जो है वो फाइनल होता है, ठीक है। ही कांट वोट इन फर्स्ट इंस्टांस, फर्स्ट इंस्टांस में ये वोट नहीं करते, दो ही कैन वोट इन द इवेंट ऑफ ए टाई, अगर टाई हो जाए तो स्पीकर वोट कर सकता है। व्हेन हिज रिमूवल मोशन इज अंडर कंसिडरेशन ही कांट टेक पार्टनर स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स एंड कैन वोट एज वेल, बट इन द केस नॉट इन केस ऑफ द टाई। अगर जो है ऐसा हो रहा है कि स्पीकर को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है, उस टाइम पे जो है ये पार्ट ले सकते हैं उसमें प्रोसीडिंग्स में और बोल भी सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर ये वोट नहीं कर सकते। वोट तभी वोट कर सकते हैं, लेकिन टाई के केस में वोट नहीं करेंगे। मतलब कि अगर नॉर्मल चल रहा है तो वो वोट कर सकते हैं टाई के केस में, लेकिन अगर जो है इनको रिमूव किया जा रहा है उस टाइम पर जो है ये वोट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द टाइम। ही कैन प्रेजाइड इन दैट केस, ही कांट प्रेजाइड भी नहीं करेंगे। हाउएवर हिज मोशन कैन बी पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओनली एंड कैन बी कंसिडर्ड ओनली इफ इट हैज द सपोर्ट ऑफ द 50 मेंबर्स, ठीक है। सिर्फ 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए अगर आपको स्पीकर को जो है रिमूव करना है। नाउ जीवी मावलंकर जो है वो हमारे जीवी मावलंकर की अगर हम बात करें तो जीवी मावलंकर के बारे में आपने सुना होगा कि जीवी मावलंकर हमारे पहले जो स्पीकर थे लोकसभा के वो थे जीवी मावलंकर, ठीक है, याद रखेंगे, इनको फादर ऑफ लोकसभा भी कहते हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर जो थे वो थे बलराम जाखर, इनका नाम भी याद रखेंगे। देयर इज ऑल्सो पोस्ट ऑफ दी स्पीकर प्रोटम। स्पीकर प्रोटम जो है ये भी एक पोस्ट है जिनको प्रेसिडेंट जो है वो खुद अपॉइंट करते हैं। ये यूजली जो है वो हमारे ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं लोकसभा के, और ये पहले सेशन होता है हमारा इनकमिंग लोकसभा का, उसको प्रेजाइड करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स हिम द ओथ, और ये जो है प्रेसिडेंट जो है वो इनको ओथ दिलाता है, कौन, प्रेसिडेंट जो है वो ओथ दिलाता है इनको, ये जो स्पीकर प्रोटम होता है, ठीक है। उसके बाद डिप्टी
डिप्टी स्पीकर की, जैसे स्पीकर है वैसे डिप्टी स्पीकर जो है इसको भी लोकसभा खुद ही इलेक्ट करती है, और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है उसकी डेट को जो है स्पीकर जो है डिसाइड करते हैं। द रिमूवल प्रोसेस जो है वो सेम है जैसे स्पीकर को करते हैं, और रेजिग्नेशन जो है किसको देते हैं, स्पीकर को देते हैं। नाउ मधाभूषी क्या नाम है इसका, मधाभूषी अनंथा श्यानम अयंगर जो है, ये नाम याद रखेंगे, एम ए अयंगर, यार एम ए अयंगर नाम सुना होगा आपने। एम ए अयंगर जो थे ये हमारे पहले डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा के, याद रखेंगे एम ए अयंगर, ठीक है। He presides over the joint sitting in case of the absence of the joint sitting in case of the absence of the लोकसभा, लोकसभा के एब्सेंस में जो है ये जो है प्रिजाइड करते हैं, ठीक है। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो वाइस चेयरमैन ऑफ लोकसभा, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो करते हैं। और सेशंस की बात कीजिए, सेशन जो है पार्लियामेंट के ये पीरियड होता है स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन, जब तक वो प्रोरोगेट नहीं हो जाती। द टाइम गैप बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन न्यू सेशंस ऑफ द रिसेस, जो वो टाइम पीरियड होता है बीच का उसको बोलते हैं रिसेस, ठीक है। यूजुअली 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। बजट सेशन जो है वो हमारा लॉन्गेस्ट सेशन है, और विंटर सेशन जो है हमारा शॉर्टेस्ट है, ठीक है। बजट सेशन जो है वो हमारा फरवरी से लेकर के मई तक होता है। मॉनसून सेशन जो है वो उसको हम जुलाई से सितंबर होता है। विंटर सेशन जो है नवंबर से दिसंबर तक होता है, याद रखेंगे इसको। जो मैक्सिमम गैप होता है 2 सेशंस के बीच में वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रेसिडेंट जो है वो सम्मन करता है, प्रोरोगेट करता है द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, इंडियन जुडिशरी की। जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट आ गया, आर्टिकल नंबर 140/24 से जो है स्टार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो प्रेजेंट डे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हमारा 28 जनवरी 1950 को जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट बनता है, जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है। तो इससे पहले जो है फेडरल कोर्ट था, हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर फेडरल कोर्ट बनाया गया था, ठीक है, और आरबीआई बनाया गया था, ये मैंने आपको वहाँ बताया था। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 जो है पार्ट नंबर 5 के अंदर जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी पावर एंड प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर ये मैंने आपको बताया। उसके बाद देखेंगे एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। एट प्रेजेंट जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ जो है वो 31 नहीं है, 33 है। 33 + 1 जो है वो टोटल होते हैं, ठीक है, जिसमें एक सीजीआई है और बाकी 33 अदर जजेस है। तो पूरी स्ट्रेंथ पूरी है, 33 जजेस हैं और एक जो है वो हमारे पास यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। ओरिजिनली जो स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट की वो 8 थी, जिसमें से एक चीफ जजेस थे और 7 अदर जजेस थे। अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे होती है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो है वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। जो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस इज मेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, ठीक है। तो चीफ जस्टिस जो है उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और बाकी के अदर जजेस की जो बाकी के अदर जजेस को अगर इन्होंने अपॉइंट करना है तो उसके लिए वो चीफ जस्टिस की भी जो है वो यहाँ पर क्या लेते हैं, क्या बोलते हैं, एडवाइस लेते हैं, ठीक है। और जो बाकी जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच द जजेस आर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द हाई कोर्ट, सो ही डीम्स नेसेसरी, जो उसको सही लगता है कि हाँ ये इनको अपॉइंट करना चाहिए। द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन द चीफ जस्टिस, ठीक है। तो जो चीफ जस्टिस जो है उसकी कंसल्टेशन ज़रूरी है अगर आपको बाकी जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करना है, ठीक है, अदर देन चीफ जस्टिस, ठीक है। ओके 2015 के अंदर जो है क्या होता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो उसको अल्ट्रा वाइज जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देता है हैंड्स ऑफ कोलिजन सिस्टम। हमारे कोलिजन सिस्टम क्या होता है, कोलिजन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर क्या बनाया जाता है, जजेस को अपॉइंट किया जाता है। कोलिजन सिस्टम में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ द जजेस होते हैं जो देखते हैं कि अपने में से कौन आपको सीजीआई बनाना है, अपने में से कौन जो है उसको अपने जजेस जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं। तो कोलिजन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो बनाए चीफ जस्टिस जो है वो बनाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाई जाती है, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। क्यों अल्ट्रा वायरस इसलिए डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन थी इसके चेयरमैन जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन है किसी कमेटी के और वो जो है जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है उसकी जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है। तो हमारी जुडिशरी जो है वो अलग है एग्जीक्यूटिव से भी, ठीक है। और वो पॉलिटिकल मैटर से वो एक तरह से हो जाएगा कि एक पॉलिटिकल जो है गवर्नमेंट जो है वो हमारी क्या कर रही है, वो हमारी जुडिशरी को चला रही है। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करी गई है, इसलिए जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन हुई इसको जो है अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। नाउ क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए क्या, ही शुड हैव बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। और या फिर वो एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, ठीक है। और ये डिस्टिंग्विश्ड जुरिश होना चाहिए इन द प्रेजेंट इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब कि एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिश होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओथ जो है टू द जजेस एंड सीजीआई जो है वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट किसी बंदे को भेजता है वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको ओथ दिलाने के लिए, ठीक है। टेनो जो है जजेस का जो है वो क्या होता है 65 ईयर्स ऑफ द एज इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 62 होता है इन केस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग द प्रेसिडेंट को। अब सीजीआई ने जो है रिजाइन करना है तो वो किसको करेंगे, प्रेसिडेंट को जो है वो रेजिग्नेशन देते हैं और इनको रिमूव किया जा सकता
है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे जो है बाय द प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर दिया जाता है सीजीआई को। रिमूवल ऑफ द जजेस की बात की जाए तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड। अगर हम जजेस की बात करें तो अगर हमने जजेस को रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ द जजेस जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे हम इनको रिमूव कर सकते हैं। However, he can do so only after an address of the parliament has been presented to him in the same session for the removal. The address must be supported by the special majority of an house of the parliament, a majority of the total members of the house, and a majority of the not less than 2/3 of the member। 2/3 of the member जो है अगर उस चीज़ को एग्री करते हैं तभी आप जजेस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, द ग्राउंड्स ऑफ द रिमूवल आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी। अब सीजीआई को जो है उसको रिमूव किया जा सकता है अगर जो है यहाँ पर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी जो है वो प्रूव होती है, तो तभी आप इनको रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले रेजोल्यूशन आता है, रेजोल्यूशन जो है वो एक हाउस में आएगा। अब एक हाउस में आएगा, अब जैसे लोकसभा के अंदर जो है वो आया रेजोल्यूशन कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है जो सीजीआई है उनको रिमूव करना है, ठीक है। उस रेजोल्यूशन को जो है वो दूसरे हाउस में जाएगा और दूसरा हाउस भी अगर उस चीज़ को एग्री करता है, ठीक है, तो अगर वो उसको एग्री करता है तो यहाँ पर पहले एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देती है। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है दोनों हाउसेस में जो है 2/3 मेजॉरिटी से जो है ये पास होता है। जब 2/3 मेजॉरिटी से ये पास हो जाता है तो यहाँ पर जो है उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो सीजीआई को रिमूव कर देता है। तो ये प्रोसीजर होता है जो हमारे जजेस जो है और सीजीआई जो है उनको रिमूव करने का। द रिमूवल प्रोसेस ऑफ बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस आर सिमिलर होता है। द जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इन द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। आपको पता है 131 के अंदर दिया गया है। रिट जुरिसडिक्शन आ गया, अपीलेट जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन एंड द कोड ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात की जाए तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब होता है जब केस जो है वो इन्वॉल्व है बिटवीन द सेंटर और द सेंटर एंड द स्टेट्स, या फिर 2 और मोर स्टेट्स और सेंटर, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट का कोई मतलब मसला है तो वहाँ पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन लगती है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। और द फर्स्ट सच इंस्टांस जो है वो 1961 में हुआ था जब वेस्ट बंगाल वर्सेस द सेंटर के बीच में जो है कोई जो है इशू हो गया था। उस टाइम पे ओरिजिनल जुडिशियल जो है वो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर केस फाइल होता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट एज द ग्रांटर एंड द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू द रिट्स मैंने आपको बताया था, हेबस कॉपस मैंडेमस प्रोहिबिशन क्यों वारंट ऑफ सर्चुरी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एग्रीवेट सिटीजन, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट रिट जुडिशियल इज दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स इन केस इन्वॉल्विंग ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड द हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स अदरवाइज, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो रिट्स इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 32, तो दैट ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट्स के लिए। लेकिन जो है हाई कोर्ट जो है वो हर केस के लिए जो है यहाँ पर रिट जारी कर सकता है, ठीक है। सिविल केसेस के, क्रिमिनल केसेस के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट जो है द इंस्टीट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो हमारा इंडिया के अंदर 1862 के अंदर आया था, जब यहाँ पर 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कलकत्ता, बम्बे, मद्रास के अंदर 3 हाई कोर्ट जो है सबसे पहले बनाए गए थे 1862 के अंदर, ठीक है। आई थिंक इट वाज लॉर्ड कैनिंग का टेन्यूर उस टाइम पे चल रहा था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आप देख लेना इस चीज़ को कि किसका टेन्यूर चल रहा था, वाइसरॉय कौन थे उस टाइम पे। और 4th वन वाज एस्टैब्लिश एट द इलाहाबाद 1866 में, इलाहाबाद में एस्टैब्लिश किया था चौथा वाला। एंड सब्सिक्वेंटली इन अदर प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया एंड देन दे आर कॉल्ड एज स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। दे वर कॉल्ड स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो याद रखेंगे पहले जो है 3 हमारे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में बनते हैं, चौथा इलाहाबाद के अंदर बनते हैं। और एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो 25 हमारे पास टोटल हाई कोर्ट्स है, ठीक है। 25 टोटल हाई कोर्ट्स हैं। ओके, 7th अमेंडमेंट जो है 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1956 कहता है कि तो पार्लियामेंट जो है वो एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है 2 या 2 से स्टेट्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पंजाब की बात करें और हरियाणा की बात करें, दोनों का एक कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ले ले तो यहाँ पर भी क्या है, एक जम्मू में एक हाई कोर्ट है, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का है। उसके बाद बात करते हैं एट प्रेजेंट 24 हाई कोर्ट्स हैं हमारे। 24 नहीं, ये जो मेरी फाइल है ना ये थोड़ी पुरानी है, ठीक है। तो 25 जो है वो टोटल हाई कोर्ट्स है एट प्रेजेंट, ठीक है। 25th वाला जो है वो अभी विजाग में बनाए, यानी कि विशाखापट्टनम में। आउट ऑफ देम देयर आर कॉमन हाई कोर्ट्स भी है। दिल्ली जो है वो ओनली यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर एक हाई कोर्ट है। सिर्फ दिल्ली नहीं है। अब यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर जो है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर उसका हाई कोर्ट है अपना। द यूनियन टेरिटरीज फॉलो अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट्स। और कुछ यूनियन टेरिटरीज जो है वो हमारी, जैसे दमन एंड दीव की बात की जाए तो वो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर आती है। अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की तो ये हमारे वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के अंदर आती है, तो ये याद रखेंगे। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो हाई कोर्ट के जजेस को जो है उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके, गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ कंसल्ट करके जो है यहाँ पर सीजीआई जो है हाई कोर्ट का अपॉइंट किया जाता है। और बाकी अदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो कंसर्न्ड जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस को से भी कंसर्न जो है वो लिया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर गवर्नर जो है उन स्टेट्स के जो है उनसे भी कंसल्ट किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? पहली बात जो है, जब हमने यहाँ पर मैं बता रही हूँ हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया तो आपने सीजीआई से भी कंसर्न किया, ठीक है, और प्लस गवर्नर से भी कंसर्न किया, जो जब हमने हाई कोर्ट के सीजीआई को बनाया, ठीक है, अपॉइंट करा।
बाकी जजेस को जब हमने कंसल्ट करना है तो सीजीआई को भी करेंगे, गवर्नर को भी करेंगे, हाई कोर्ट के सीजीआई को भी करेंगे। इसके अलावा जजेस जो है उसके बाद जो है यहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। तो ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वालिफिकेशन जो है जजेस की क्या होना चाहिए। पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, पहली बात तो ये है। तो ये एक शुड हैव जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी, 10 साल के लिए कोई जुडिशियल ऑफिस टेरिटरी जो है उसने जुडिशियल ऑफिस जो है वो उसका होना चाहिए 10 साल के लिए, ठीक है। ये शुड हैव एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए 10 साल के लिए, वो है एडवोकेट होना चाहिए। अब ओथ और एफर्मेशन जो है वो कौन ओथ और एफर्मेशन ओ जो है वो कौन दिलाता है जजेस को, वो दिलाते हैं हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड से पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, या फिर कोई इंसान को भेजेंगे वहाँ पे कराने के लिए, ठीक है, ओथ के लिए। तो टेन्योर जो है ओके, ही होल्ड्स ऑफिस एट द एज ऑफ 62 ईयर्स ऑफ एज। सुप्रीम कोर्ट के केस में 65 था, यहाँ पे 62 है। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग द प्रेसिडेंट, रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग द प्रेसिडेंट, और रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और ही वेकेट्स हिज ऑफिस व्हेन ही अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हेन ही इज ट्रांसफर्ड टू अनदर कोर्ट, ठीक है। तो वो जो है रिमूव किया जा सकता है, प्रेसिडेंट इनको रिमूव करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये अपनी ऑफिस जो है विकेट कर सकते हैं एज जज ऑफ द सुप्रीम, अगर वो जज बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और या फिर वो ट्रांसफर होते हैं तभी वो अपने ऑफिस को विकेट करते हैं। नाउ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बॉडीज हैं। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल नंबर 324 के अंदर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन की बात की जाती है। पार्ट नंबर 15 के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पर हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी के 2 अलग इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जिनको अपॉइंट जो है वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। इनका ऑफिस जो है टेन्योर जो है वो 6 ईयर्स का होता है, या फिर 65 ईयर्स ऑफ द एज, याद रखेंगे इसको, 6 ईयर्स है या फिर 65 ईयर्स ऑफ द एज है, ठीक है, याद रखेंगे। पहले इलेक्शन कमीशन जो थे, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, सुकरमान सेन जो है वो हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो है ये हमारे आर्टिकल नंबर 315 से लेकर के 323 के अंदर पार्ट नंबर 14 के अंदर जो है ये मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 315 मेंशन अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। यूपीएससी जो है इसके अंदर एक चेयरमैन होता है, बाकी के अदर मेंबर्स होते हैं, और इनका भी जो है टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर्स का या 65 ईयर्स ऑफ द एज होता है, जो भी पहले आ जाए, या तो 6 साल पहले हो जाए या तो 65 ईयर्स ऑफ द एज हो जाए। द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी ओके इज नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखें जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है वो फिर फर्दर जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है एलिजिबल नहीं होता है ना। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो यहाँ पर एक चेयरमैन होता है, बाकी अदर मेंबर्स होते हैं जिनको गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं। टर्म जो है इनका भी 66 ईयर्स होता है, 1 सेकंड, 6 ईयर्स ऑफ दी जो है 6 ईयर्स होता है टेन्योर, या फिर 62 ईयर्स ऑफ द एज, सिमिलर केस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो विच एवर इज अटेंड अर्लियर, ठीक है, दे ऑफर द रिस्पेक्टिव रेजिग्नेशन जो है वो गवर्नर को देते हैं। जो चेयरमैन है एंड मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, दो दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, याद रखिए जो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं या फिर चेयरमैन हैं, इनको जो है रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है इनकी गवर्नर करते हैं। द ग्राउंड फॉर द रिमूवल जो है वो क्या है कि इज दैट ऑफ ए चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी, ठीक है। द ग्राउंड फॉर रिमूवल इज सेम एज दैट ऑफ द चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी। जिस तरह से यूपीएससी और मेंबर यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो उनको रिमूव करने का जो ग्राउंड है उसी की बेसिस पर जो है इनको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं इनको रिमूव किया जा सकता है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको भी ध्यान से देखेंगे। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकती है, कहने का मतलब यह है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स जो है उनकी एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकती है। तो जेपीएससी यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस एक्टेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। द स्टेट्स जो है वो एक जो है वो बोलेंगी जाकर के पार्लियामेंट के अंदर कि हाँ हमें जो है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, ठीक है। अनलाइक यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी विच आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जेपीएससी यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब ये है कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से ये बनाई गई है, ठीक है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे, और 6 ईयर्स या फिर 62 ईयर्स ऑफ द एज जो है वो इनका टेन्योर होगा, जो भी अर्लियर आएगा। उसके बाद कहते हैं फाइनेंस कमीशन के अंडर आर्टिकल नंबर 280 जो है फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो है इसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर, यानी कि 5 साल का जो है इनका टेन्योर होता है, ठीक है। जो ओके उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट, द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन होते हैं और बाकी के 4 अदर मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दे होल्ड ऑफिस फॉर सच ए पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर। दे एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। जो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। इट इज ए मेजॉरिटी एंड एडवाइजरी बॉडी होती है, दो इट एडवाइजेस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, के बीच में किस तरह से टैक्सेस का शेयरिंग होना चाहिए, एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड रिस्पेक्टिव शेयर्स एंड सच प्रोसीडिंग्स, उसके बारे में जो है बात करता है हमारा फाइनेंस कमीशन। तो चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन जो है वो पहले जो थे वो थे केसी नयोगी थे, याद रखेंगे। और प्रेजेंटली जो है 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है और इसके जो चेयरमैन है वो है एन के सिंह, इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर द एससीज जो है वो अंडर आर्टिकल नंबर 330A जो है नेशनल कमीशन फॉर द एससीज बनाई जाती है, और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज जो है वो बनाई जाती है अंडर आर्टिकल नंबर 330A, ठीक है, ए ओके। उसके बाद एक 338B भी ले लो, ये नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड कास्ट जो है वो न्यू बनाई गई है, ठीक है।
ओके उसके बाद कहते हैं स्पेशल ऑफिस फॉर द लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ के लिए, ये अंडर आर्टिकल नंबर 350B पार्ट नंबर हमारा जो है 17 के अंदर मेंशन है ये लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ के लिए। नाउ बात करते हैं कैग के बारे में। कैग इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अंडर आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 151 आर्टिकल जो है वो हमारे कैग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है कैग का, ये हमारे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उसके जो हेड होते हैं वो हमारे कैग होते हैं। नाउ ही इज अ गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, जो है हमारी कंट्री का जो पूरा, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो सेंटर है, चाहे वो यूनिट टेरिटरी है, पूरा का पूरा जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसके जो हेड है वो कौन है, वो कंट्रोल कौन करता है, वो करता है हमारे कैग, ठीक है। इसीलिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इन्होंने बोला था कैग जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस जो है वो किसका है, कैग का है। द कैग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय ए वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, बाय वारंट अंडर हैंड एंड सील जो है इनको अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं। नाउ ही होल्ड्स ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ द 6 years और 65 years ऑफ द एज, ये भी याद रखिए, जो पहले आएगा 6 साल या फिर 65 years ऑफ द एज। और प्रेसिडेंट जो है वो इनको रिमूव कर सकते हैं अगर ये मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी रिवील होती है। जो रिमूवल जो है वो सेम है जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, ठीक है, उस तरह से हम इनको रिमूव कर सकते हैं। और ये जो है फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। और ओके तो ओके और इज रिमूव्ड either at the center or at the state level. The administrative expenses of the office of the CAG including all the salaries, allowances, pensions वगैरह जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर ये वोट नहीं कर सकते हैं। और ही ऑडिट्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, कोई भी एक्सपेंडिचर हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है, स्टेट से हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से हो रहा है या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी से हो रहा है, ठीक है, तो वो सभी को ऑडिट करने का काम जो है वो हमारा कैग करते हैं। ओके ही ऑडिट ऑल द एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं जो कंटीजेंसी फंड से होते हैं, यानी कि ये जो इमरजेंसी फंड है हमारा आर्टिकल नंबर 267, तो उससे जो कोई भी अगर खर्चा हो रहा है या फिर पब्लिक अकाउंट से कोई खर्चा हो रहा है तो उसका भी जो है ऑडिट करने का काम जो है वो कैग ही करते हैं। नाउ ये अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको जो है प्रेसिडेंट को जो है वो सबमिट कराते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो उसको हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि बोधा हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर जो है वो उसको रखते हैं, आर्टिकल नंबर 151, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ओके ही सबमिट हिज रिपोर्ट रिलेटिंग टू अकाउंट्स टू द स्टेट ऑफ द गवर्नर, और गवर्नर को देते हैं, स्टेट के अंदर गवर्नर को देते हैं और सेंटर के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं। और इन रिटर्न जो प्रेसिडेंट है और जो प्रेसिडेंट है वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर को देते हैं ये रिपोर्ट। मतलब कैग जो है वो ऑडिट करेंगे वो प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर जो है रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देन स्क्रूटनाइज देम एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग, और जो पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है उसको स्क्रूटनाइज करते हैं और जो फाइंडिंग्स और जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट को सबमिट करते हैं। बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल जो है अंडर आर्टिकल नंबर 76 मेंशन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के अंदर और इनका अपॉइंट जो है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एजीआई जो है ये हमारे क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनकी जो मतलब क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। जो टर्म है ऑफिस का, देखिए ये ओनली एक ऐसे इंसान है, मतलब अटॉर्नी जनरल जो है जिनका टेन्योर मेंशन नहीं है, तो ये जो है ये ऑफिस में तब तक रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है। ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ओके इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज अटॉर्नी जनरल हैज अ राइट टू अटेंडेंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी कोर्ट के अंदर जाकर के ये जो है ये जो है अपेयर हो सकते हैं अटॉर्नी जनरल, और इनके पास राइट है कि वो बोल भी सकते हैं प्रोसीडिंग्स के अंदर, ठीक है, और जॉइंट सिटिंग के अंदर भी ये बोल सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी राइट नहीं है वोट करने का, वोट नहीं कर सकते, बाकी बोल सकते हैं। सारे प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज मिलते हैं जो एक पार्लियामेंट के मेंबर को मिलते हैं। नोट in addition to the AGI there are other all offices of the government of India, they are solicitor general of the India and additional solicitor general, मतलब एक AGI होता है उसके बाद solicitor general होता है और एक additional solicitor general होता है। ये additional solicitor general और solicitor general जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए नहीं है। they assist the AGI, ये इसको असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को in the fulfillment of his official responsibility। it should be noted that the office of the AGI is created by the constitution, constitution सिर्फ अटॉर्नी जनरल का जो है ऑफिस उसको क्रिएट करता है। आर्टिकल 76 के अंदर जो है solicitor general या फिर additional solicitor general के बारे में बात नहीं की गई है। the first and the longest serving अटॉर्नी जनरल जो थे वो थे मोतीलाल चमनलाल सतलवेदा ने, याद रखेंगे MC सतलवेदा इनको बोलते हैं, तो इनका जो है ये पहले और लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है वो रहे हैं। बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, जिस तरह से सेंटर में हमारे पास अटॉर्नी जनरल होता है हाईएस्ट ऑफिसर, उस तरह से स्टेट के अंदर जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है अंडर आर्टिकल नंबर 165 वो कौन होता है, वो होता है एडवोकेट जनरल। ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर इन द स्टेट, दिस इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अटॉर्नी जनरल, ठीक है। द एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, इसको अपॉइंट करते हैं और जो जज ऑफ द हाई कोर्ट बनने का क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं वो हमारे, ये आई थिंक इट इज़ द लास्ट टॉपिक होगा आपके। पूरी की पूरी पॉलिटी हमने इन शॉर्ट जो है वो यहाँ से पढ़ ली है। मुझे पता है स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, अब स्पीड ज़्यादा है, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको स्लो करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा लंबी जो है वीडियो हो गई है, तो ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करते हैं यहाँ पर। ओके प्लानिंग कमीशन जो है आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन जो है वो हमारी मार्च 1950 के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश होती है हमारी ये अपनी प्लानिंग कमीशन, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। 1946 के अंदर एडवाइजरी
बोर्ड बनता है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्लानिंग कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश होती है ऑन द चेयरमैनशिप ऑफ द केसी नायोगी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो है वो एक ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ये क्या थी, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको मेंशन नहीं है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी मैंने आपको बताया स्टैट्यूटरी जो है जो एक्ट से बनती है, तो एक्ट से भी नहीं बनाई गई थी, बस ऐसे बनाई गई थी, और ये एक तरह से एडवाइजरी बॉडी थी। तो ये सुप्रीम ऑर्गन थी प्लानिंग की, जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग, आपको बताइए कि प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही 5 ईयर प्लान जो है वो आते थे। अब इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने, जो 1 जनवरी 1951 में आई। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन थे इस कमीशन के, प्लानिंग कमीशन के, ठीक है, और वही मीटिंग्स को जो है वो प्रिजाइड भी करते थे ना। कमीशन जो है इसके अंदर एक डिप्टी चेयरमैन था, डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो कमीशन का वो कौन था, डिप्टी चेयरमैन था, और ये रिस्पॉन्सिबल होता था फॉर द फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ द 5 ईयर प्लान। आपको पता होते थे पहले, अब जो है ये खत्म हो गया 2015 से। नाउ ही इज अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट एट अ फिक्स टेन्योर के लिए, एंड एंजॉयज द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर का जो है ये रैंक एंजॉय करता था जो डिप्टी चेयरमैन होता था, और ये मेंबर नहीं होता था कैबिनेट का, लेकिन ये सारी मीटिंग्स के अंदर जो है ये इन्वाइटेड था विदाउट ए राइट टू वोट। अब ये प्लानिंग कमीशन के बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया इन 2015 के अंदर, और यहाँ पे जो है आती है नीति आयोग। नीति आयोग इज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट 2015 के अंदर होती है टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, और इट इज़ बेस्ड ऑन द टॉप डाउन मॉडल। हमारी प्लानिंग कमीशन जो थी ये बॉटम अप मॉडल, ये हमारी ये प्लानिंग कमीशन जो थी हमारी टॉप डाउन मॉडल के ऊपर बेस थी, लेकिन जो नीति आयोग है ये हमारी बॉटम अप मॉडल के ऊपर बेस है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर बॉटम मॉडल के ऊपर बेस, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी मेकिंग बॉडी है हमारी, और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। करंट वाइस चेयरमैन जो है इसके राजीव कुमार नहीं है, तो ये आई थिंक आप देखोगे इसको वाइस प्रेसिडेंट जो है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो कौन है इस वक्त, ठीक है। आई थिंक राजीव कुमार तो नहीं है, तो करंट वाइस प्रेसिडेंट जो है आपको देखना नीति आयोग के। परमानेंट मेंबर्स ऑफ दी गवर्निंग काउंसिल जो है कौन होते हैं, सारे के सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार एंड द वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर परमानेंट मेंबर्स होते हैं। बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये हमारी 1952 के अंदर एस्टैब्लिश होती है बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है यहाँ पर बनाई जाती है। तो प्लानिंग कमीशन की तरह ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं थी, और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। द एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसके अंदर जो है मेंबर्स थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो इसके मेंबर थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, सारी की सारी स्टेट्स के थे, चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, और मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो है वो इसके मेंबर थे। फिर बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है कि किसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स 1993 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुई थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो एक्ट आया था प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स 1993 के अंदर, तो इसको अमेंड किया गया था 2006 के अंदर। द कमीशन जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके अंदर एक चेयरमैन होता है और बाकी 4 अदर मेंबर्स होते हैं। जो चेयरमैन जो है वो रिटायर्ड होता है चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। द चेयरमैन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द। अच्छा, ये याद रखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसके जो चेयरमैन होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए, ठीक है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन 6 मेंबर कमेटी। तो याद रखेंगे कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसके जो मेंबर है, एक चेयरमैन है और बाकी के 4 अदर मेंबर्स हैं। इनको जो अपॉइंट जो है वो कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 6 मेंबर कमेटी, ठीक है। 6 मेंबर कमेटी जो है, अब वो 6 मेंबर की कमेटी के अंदर कौन कौन होते हैं, एक होता है प्राइम मिनिस्टर जो उसके हेड होते हैं कमेटी के, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल होम मिनिस्टर। जो है ये 6 मेंबर की कमेटी है जो ये कमेटी रिकमेंड करती है कि इस इंसान को आपने चेयरमैन बनाना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। फर्दर सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, ठीक है। और जो चीफ जज जो है ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द सिटिंग चीफ जस्टिस जो है उसको अपॉइंट किया जाता है ऑन द काउंसिल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सीजीआई जो है उसको कंसल्ट करके, ठीक है। द चेयरमैन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ द 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का जो है इनका टर्म होता है अंटिल देयर इन जो 70 ईयर्स, या तो 70 ईयर्स या तो 5 ईयर्स, ठीक है। ये याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। अब CIC हम इसको बोलते हैं। तो CIC जो है ये हमारी एस्टैब्लिश होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्हें जो है 2005 के अंदर जो है इसको ये एस्टैब्लिश करी थी ये बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जो है प्रोविजन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है इसको बनाया गया था, और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखेंगे। तो ये भी एक एक्ट के अकॉर्डिंग आई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर जो है इसको बनाया गया, ओके। द कमीशन के अंदर जो है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और नॉट मोर देन 10 कमिश्नर, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होगा, बाकी नॉट लेस देन 10 अदर मेंबर्स होंगे। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी जिसके अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन और सामने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नाउ दे शुड बी ए पर्सन ऑफ एमिनेंस इन द पब्लिक लाइफ विद द वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन सोशल सर्विसेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, मास मीडिया, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, इनसे रिलेटेड होने चाहिए क्योंकि ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो बनने वाले हैं, ठीक है। दे शुड नॉट बी एन MP, याद रखेंगे MP नहीं होने चाहिए, MLA नहीं होने चाहिए स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के, ठीक है। दे शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होने चाहिए क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को पहुंचानी है, ठीक है।
टर्म है 5 ईयर्स का होगा या फिर 65 ईयर्स ऑफ द एज होगी जो पहले आएगा, और ये इनएलिजिबल होते हैं, रीअपॉइंटमेंट इनकी नहीं होती। इनको रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन मेंशन इन द ऑन द कंडीशंस मेंशन इन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंडर जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है इनको हम रिमूव जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में जो है हम लोग बात करते हैं। ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो ये मेन एजेंसी होती है फॉर द प्रिवेंटिंग द करप्शन को रोकने की जो मेन एजेंसी होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये हमारी 1964 के अंदर जो है ये एस्टैब्लिश होती है बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथनाम कमेटी जो है संथनाम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है सीवीसी जो है ये एक बॉडी बनाई गई थी। ओरिजिनली जो है सीवीसी जो है ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन पार्लियामेंट ने जो है एक लॉ बनाया, उसको जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है वो दिया 2003 के अंदर। 1964 के अंदर बनाई गई थी, 2003 के अंदर जो है इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाता है। द सीवीसी जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके अंदर एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, और ना ही दो से ज़्यादा विजिलेंस कमीशन, मतलब एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है और बाकी दो जो है अदर जो मेंबर्स हैं इसके, मतलब दो जो है विजिलेंस कमिश्नर्स हैं यहाँ पर। देयर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है आप इस इंसान को सीवीसी बनाओ, और उसके जो है प्राइम मिनिस्टर होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर्स होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, 3 बंदे होते हैं जो यहाँ पर जो है रिकमेंड करते हैं, ठीक है। और इनका जो टेन्योर होता है वो 4 ईयर्स का होता है, ठीक है। सीवीसी करप्शन कमिश्नर याद रखना, तो ये याद रखना 4 ईयर्स का होता है या 65 ईयर्स ऑफ द एज होती है जो भी पहले आ जाता है, और ये फर्दर जो है एलिजिबल नहीं होते फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब बात करते हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर के पास आ गया, गवर्नर जो है जैसे प्रेसिडेंट है वैसे गवर्नर, कुछ इनके जो फंक्शंस है वो सिमिलर होंगे। गवर्नर जो है डी जूर एग्जीक्यूटिव हेड है हमारी स्टेट लेवल के, इनकी पोजीशन जो है वो प्रेसिडेंट के जैसे ही है, मैंने अभी बताया। द गवर्नर जो है उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। टू बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ द एज होनी चाहिए, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्राइवेट नहीं होना चाहिए। लाइक द प्रेसिडेंट गवर्नर जो है वो नंबर ऑफ द इम्यूनिटीज इनको प्रिविलेजेस इनको मिलते हैं, इनके टर्म में जो है ये इम्यून टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इनके खिलाफ जो है कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं की जा सकती, ठीक है। और द ओथ जो है उनको कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो इनको हो दिलाता है, अगर वो एब्सेंट है तो कोई सीनियर मोस्ट जज है जो वो इनको ओ दिलाएगा। द गवर्नर जो है वो अपना ऑफिस जो है वो 5 ईयर्स के लिए जो है यहाँ पर होल्ड करते हैं, ठीक है। और ओके, ही होल्ड ऑफिस अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही ऑफिस रेजिग्नेशन जो है रेजिग्नेशन जो है वो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को देते हैं। सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स। सारे चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट जो है गवर्नर करते हैं, और ये द होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, ठीक है ना। ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल को ये अपॉइंट करते हैं स्टेट के, और उसके बाद एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, एडवोकेट जनरल जो है इनके प्लेजर पे जो है होल्ड करता है ऑफिस, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो है ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये चेयरमैन और मेंबर जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है अपॉइंट करते हैं। गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ही कैन समन एंड प्रोरोगेट द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर को जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। 1/6 मेंबर जो है इसको ये याद रखेंगे कि 1/6 मेंबर जो है ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक मेंबर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक मेंबर, और स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है 1/6 मेंबर जो है ये इसको नॉमिनेट करते हैं। एंग्लो इंडियंस से नहीं है, अभी एससी और एसटी से होते हैं, याद रखेंगे। उसके अलावा बात करें द गवर्नर कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल्स, रिटर्न द बिल टू द कंसिडरेशन के लिए, और रिजर्व कर सकते हैं बिल को, ठीक है, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ही कैन प्रोमुलेट द ऑर्डिनेंसेस जो है वो भी जारी कर सकते हैं हमारे यहाँ पे, अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में नहीं है। सिमिलर एज केस विद जो प्रेसिडेंट में पड़ा वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस जारी करने का जो इनके पास आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 213 है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ऑर्डिनेंस जो है ये जारी कर सकते हैं। मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सेंट्रल लेजिस्लेचर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, और ये जो है पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, पनिशमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। और लेकिन जो है ये एक बात इनके बारे में याद रखना, एक्सेप्शन जो है वो क्या है कि ये डेथ पेनाल्टी के लिए जो है उसके लिए पार्डन नहीं कर सकते, ठीक है। अंडर आर्टिकल 161 के अंदर जो है इनके पार्डनिंग पावर दी गई है, और ये ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट विद व्हाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए जो है स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो है इनको तो प्रेसिडेंट जो है उनको कंसल्ट करते हैं ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चीफ मिनिस्टर स्टेट काउंसिल मिनिस्टर के बारे में। चीफ मिनिस्टर जो है वो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं या डिफेक्टिव एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूड द सीएम इन द स्टेट्स के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द, मतलब कि 15% तक जो है वो होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इन द मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूड द सीएम्स इन स्टेट शुड नॉट बी लेस देन 12 से कम नहीं होना चाहिए। प्रोविजन वाज दैट 91st अमेंडमेंट थी जिसके अंदर ये ऐड किया गया था कि 12 से मेंबर कम नहीं होने चाहिए और 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन शैल आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, ठीक है।
अगर कोई मेंबर है इधर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो डिस्क्वालीफाइड है डिफेक्शन में जो है वो यहाँ पर भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। द प्रोविजन जो है ये ऐड किया गया था बाय द 91st अमेंडमेंट है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं हम यहाँ पर। स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये हमारी स्टेट लेजिस्लेचर जो है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। सिर्फ सेवन ही, अब जम्मू कश्मीर नहीं है यहाँ पर, तो 6 स्टेट्स जो है जहाँ पर हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अपर हाउस भी है लोअर हाउस भी है, यानी कि यहाँ पर जो है अपर हाउस का मतलब यह है कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है। तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और कर्नाटका जो है यहाँ पर है, जिनके पास यहाँ पर क्या है अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है विधान परिषद जो है अपर हाउस होता है, यानी कि सेकंड चैम्बर हाउस ऑफ द एल्डर्स, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है विधानसभा होती है लोअर हाउस, यानी कि फर्स्ट चैम्बर इसको बोलते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी जो है ओनली स्टेट है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली हमें देखने को मिलती है। यहाँ की जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। अभी इसके होंगे इलेक्शंस, अभी तो नहीं हो रहे वैसे। कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस यूनिवर्सल डन फ्रेंचाइज के बेसिस डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेंबर्स, ठीक है। 500 की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मिनिमम जो है वो 60 है, लेकिन पॉपुलेशन साइज जो है वो डिपेंड करता है कि कुछ के जैसे सिक्किम के अंदर 32 है हमारी मिनिमम, ठीक है। और गोवा और मिजोरम जो है यहाँ पर मिनिमम कितने हैं 40 जो है ये हमारे यहाँ पर क्या है मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इंडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग असेंबली, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने मेंबर्स है उसके 1/3 जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर होंगे, याद रखेंगे इस चीज़ को। और मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है 40 है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उस टाइम पर कितनी थी 36 मेंबर्स हुआ करते थे, ये एक्सेप्शन है। अभी तो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, हमारी अबॉलिश होगी जम्मू कश्मीर की, ठीक है। नो मेंबर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो किस तरह से होते हैं, तो ये याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अपर हाउस की बात की जा रही है यहाँ पर जो है 1/3 मेंबर्स जो है वो लोकल बॉडी से होते हैं, 1/12 मेंबर्स जो है वो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं, 1/12 मेंबर्स जो है वो टीचर्स होते हैं, और 1/3 मेंबर्स जो हैं वो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली से होते हैं। और बाकी जो रिमाइंडर बच गए उनको जो है गवर्नर जो है वो यहाँ पर नॉमिनेट करता है, ठीक है, जो जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है लिटरेचर में, साइंस में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में, उनमें। तो 5/6 मेंबर्स जो है वो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। 1/6 मेंबर्स जो है उनको नॉमिनेट किया जाता है। द मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है उस ओके। तो 5/6 मेंबर्स जो है वो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है वो इंडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। 1/6 मेंबर्स जो है उनको नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। द मेंबर्स आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो हर जगह ऐसे ही चल रहा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से जो है ये अपॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके ड्यूरेशन की बात की जाए तो जैसे कि लोकसभा का जो टेन्योर है वो एक लोकसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है, उस तरह से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी हमारी एक परमानेंट बॉडी है। तो ये 5 ईयर्स के लिए जो है ये अपॉइंट होती है, उसके बाद जो है यहाँ पर डिजॉल्व हो जाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं राज्यसभा की, जिस तरह से राज्यसभा है उस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हमारी एक इसे परमानेंट बॉडी है और ये डिजॉल्व नहीं होती, लेकिन 1/3 मेंबर्स जो है हर 2 ईयर्स में जो है यहाँ पर क्या होते हैं रिटायर होते हैं, ठीक है। नाउ मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर ए मेंबर टू बी चूजन द लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर। सिटीजन होना चाहिए, 30 साल की उम्र होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, 25 ईयर्स ऑफ द एज होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। नाउ ही शुड नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी एज पर द प्रोविजन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर वो गिल्ट नहीं होना चाहिए, डिफेक्शन का केस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, 10th शेड्यूल के अंदर दिया गया है। ऑल्सो ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट जो है वो नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट जो है वो इंसॉल्वेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1 सेकेंड, नाउ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, व्हाट्स दिस, वेट अ सेकेंड, ओके। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज हिज ओन प्रिजाइडिंग ऑफिसर। देयर इज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जैसे कि हमने लोकसभा के अंदर देखा था, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है। ए पैनल ऑफ द चेयरमैन फॉर द असेंबली एंड ए पैनल ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल आर आल्सो अपॉइंटेड, ठीक है। पैनल भी इनके लिए अपॉइंट किया जाता है अलग अलग से। इसके अलावा द स्पीकर जो है वो इलेक्टेड बाय द असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स। स्पीकर जो है वो असेंबली खुद अपॉइंट करती है, और इस तरह से स्पीकर उसका डिप्टी स्पीकर जो है वो भी असेंबली जो है वो खुद अपॉइंट करती है। ही इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हैज टेकन प्लेस। पहले स्पीकर के इलेक्शन होंगे, उसके बाद डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन होंगे, चेयरमैन जो है वो काउंसिल खुद इलेक्ट करती है अपने में से ही, ठीक है। उसके बाद स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है। जो स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है वो फाइनल होता है, ठीक है। और यहाँ तक जो है हमारा मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कवर हो गई है, ऑलमोस्ट द होल ऑफ द पॉलिटी इज कम्प्लीटेड। बट अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे रह गई हैं, लोकायुक्त वगैरह, ठीक है, लोकपाल जो होते हैं, लोकायुक्त होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। लेकिन अब यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अगर आप एक बार देखना चाहोगे उन आर्टिकल्स को, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं उनके एक बार पढ़ लेते हैं सारे के सारे आर्टिकल्स। और शेड्यूल्स तो मुझे लगता है आपको आते ही होंगे, 12 शेड्यूल्स हैं, उनको याद कर लेना आप, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम एक बार पढ़ लेते हैं सारे के सारे। वेट अ सेकेंड, कहाँ हैं आर्टिकल्स, ओके,
हाँ, तो ये रहे हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार एक नज़र ज़रा हम इनको डाल देते हैं, ठीक है। ओके तो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल नंबर 1 जो है वो हमारा बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। आर्टिकल नंबर 3 जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, मैंने आपको बताया एरियाज जो है बाउंड्रीज जो है वो हम आल्टर कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 13 जो है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का ये पार्ट बनता है। आर्टिकल नंबर 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ। 16 जो है वो इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल नंबर 17 जो है वो एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, रेजिडेंस, प्रोफेशन। आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 21A जो है वो राइट ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन 86 अमेंडमेंट में डाला गया था। 25 जो है फ्रीडम ऑफ द कंसाइंस, फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल नंबर 30 जो है वो राइट ऑफ द मिनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। 31C के अंदर बताया गया था सेविंग ऑफ द लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन DPSPs, ठीक है। 32 के अंदर दिया गया था इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए आप रिट्स जो है वो इशू कर सकते हैं। 38 के अंदर जो है वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करी गई थी, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। आर्टिकल नंबर 40 के अंदर दिया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड। 44 के अंदर दिया गया था, 45 के अंदर दिया गया था कि चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन मिलनी चाहिए बिलो द एज ऑफ द 6 ईयर्स। 46 के अंदर दिया गया था कि हमने प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और बाकी वीकर सेक्शंस के लिए काम करना है। 50 के अंदर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। 51 के अंदर हमारे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई है। 72 के अंदर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट द 1 सेकेंड ये क्या हो गया,